एक इंसान को कब पता चलेगा कि उसको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है या साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है? Because in our country there is a very big taboo about कि आप भाई साइकेट्रिस्ट पास गए आप तो पागल हो गए, हाँ। दैट इज नॉट द कंडीशन. तो रिसेंटली आई गॉट अ पेशेंट. Okay. तो उसको यही whenever he wants to do some good thing like go into a temple या do something religious, तो गंदे विचार आते हैं मन में. उससे इतना वो डिस्ट्रेस हो जाता है कि उसको लगता है कि मैंने कुछ गलत काम कर दिया है, भगवान मुझे पनिशमेंट दे रहा है. बॉयज का उतना नहीं पता है, थोड़ा बहुत पता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो काफी टेक इट इजी होते हैं. आई डोंट नो, आप लोग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो कि दिल में ही वो रख रहे हो बात, मुझे नहीं पता. जैसे कि कुछ हादसा हो गया, यू कीप थिंकिंग अबाउट इट, उससे आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आपका मूड लो रहता है. आप यू कीप कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट इट, ओवर थिंकिंग चलती रहती है उसके बारे में. हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द अय्यर शो. आज हम बात करने वाले हैं साइकियाट्री के बारे में. जी हाँ, मेंटल इलनेस एक्चुअली में क्या होती है. आजकल बहुत सारे लोग हैं जो खुल के इसके बारे में बात करने लगे हैं, क्योंकि जब हम एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, ट्रॉमास के बारे में बात करते हैं तो इनमें भी बहुत सारे लेयर्स हैं और बहुत सारे ऐसे शायद टॉक्सिक ट्रेट्स हमारे में भी हैं जो हमको खुद भी नहीं पता होते हैं. तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या बेसिकली मेंटल इलनेस होते हैं, कितने सारे पॉसिबिलिटीज हैं कि मेंटल इलनेस हो सकती है हमें भी, और कैसे उसको क्योर किया जाए. इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस, मैं कहूँगी, साइकियाट्रिस्ट से आपको मिलवाने वाले हैं. डॉक्टर शारिक की हम बात कर रहे हैं. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द अय्यर शो में. थैंक यू रोशनी फॉर इनवाइटिंग मी. हाँ जी. सर, क्योंकि आप इतने क्लोजली डील करते हैं लोगों के मेंटल इलनेस के साथ, आई एम श्योर आपको इसके बारे में बहुत अच्छा एक वाइडर प्रोस्पेक्टिव में नॉलेज होगा. तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं ये जानने के लिए कि एक हेल्दी माइंड किसको कहते हैं? ओके, सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इसको आंसर करने के पहले वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड हेल्थ. हम्म. तो अकॉर्डिंग टू WHO, हम्म. गुड हेल्थ इज स्टेट ऑफ गुड फिजिकल, हम्म. गुड मेंटल एंड गुड सोशल वेल बीइंग. Okay. तो उसमें फिजिकल हेल्थ मतलब हमारी बॉडी कैसी है, हम्म. बॉडी में कोई डिसीज या कोई डिसऑर्डर तो नहीं है. और मेंटल हेल्थ अगर हम जाएंगे, हमारे थॉट्स ठीक हैं, हमारे मूड में कोई दिक्कत तो नहीं है, इट्स नॉट वेरी हाई मूड या लो मूड, हम जो बिहेव कर रहे हैं हमारे बिहेवियर में कोई दिक्कत नहीं है. तो इस तरह से वी कैन डिफाइन अ गुड मेंटल हेल्थ या फिर गुड माइंड. ओके. अब जैसे इसमें सर आपने 3 सेक्शंस बताए. जी. मान के चलिए अगर किसी का सोशल कनेक्शन उतना ज़्यादा है नहीं, या वो जिस प्लेस में रहते हैं, मान के चलिए वहाँ पे उनके दोस्त, फैमिली रहते हैं, लेकिन वो कहीं और काम कर रहे हैं. तो उस सिचुएशन में उनके उतने कनेक्शंस नहीं है जितने एक सोशल कनेक्शन के लिए ज़रूरत है. तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या लोनलीनेस और ये जो एक तरीके का डिप्रेशन ये आ सकता है? जी, एब्सोल्युटली. ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स. हम लोग ऐसा नहीं है कि हम अकेले रह के वी कैन सर्वाइव. हाँ. वी नीड टू कनेक्ट विद समबडी. करेक्ट. चाहे वो पेरेंट्स हो या फिर योर सिग्निफिकेंट पार्टनर हो या भाई-बहन हो या फ्रेंड्स हो, अकेले रह के वी कैन नॉट सर्वाइव. ये दिस इज़ हैज़ बीन प्रूवन बाय न्यूमरस रिसर्च आर्टिकल्स कि अकेले रह के एनीबॉडी विल गो इंटू डिप्रेशन एंड इवन ही कैन हैव सुसाइड थॉट्स आल्सो इन अ लॉन्ग टाइम लॉन्ग रन. इफ ही डजंट हैव एनीबॉडी टू कनेक्ट सोशली. तो जो मैंने बताया, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ, ये तीनों कनेक्टेड है. अगर आप सोशली आइसोलेट रहोगे तो आपकी फिजिकल हेल्थ खराब हो जाएगी, मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी. अगर आप मेंटल हेल्थ खराब होगी तो फिजिकल हेल्थ को भी कर सकती है. तो दे आर ऑल थ्री कनेक्टेड. ओके. उसको हम बायो साइको सोशल भी कहते हैं. मैंने आपको बड़ा आसान करने के लिए फिजिकल, मेंटल और सोशल बताया. ओके. उसका जो टर्म है वो बायो साइको सोशल है. ओके. तो ओके. इस तरह दे आर ऑल कनेक्टेड. ओके. अब सर, एक इंसान को कब पता चलेगा कि उसको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है या साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है? हाँ, दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन. बेसिकली साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट दे बोथ स्टडी मेंटल हेल्थ. अब साइकोलॉजी पीपल दे आर नॉट मेडिकल डॉक्टर्स, दैट इज दे डोंट गो टू मेडिकल स्कूल या मेडिकल कॉलेज. साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो 5 years MBBS करते हैं, मेडिकल स्कूल जाते हैं, मेडिकल कॉलेज, वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद साइकेट्री में डिग्री करते हैं एंड दे आर ट्रेन मेडिकल डॉक्टर्स. दैट मीन्स दे कैन प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, दे कैन ऑल्सो गिव द काउंसलिंग एंड थेरेपी. Whereas psychologist, they study psychology, it could be BA psychology या MA psychology. After that they can go MPhil या PhD और उसके बाद they are trained to do therapy. यानी कि बात करके आपके प्रॉब्लम्स को हल सॉल्यूशन ढूंढना, काउंसलिंग करना, थेरेपी करना, लाइक CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, या उस तरह के बहुत सारे थेरेपीज हैं. दे आर ट्रेन टू डू दैट.
Okay. बट दे कैन नॉट प्रिस्क्राइब यू मेडिकेशन। वो एक डॉक्टर का अंदर आता है। सो अगर आपको लगता है कि आपके कोई सोशल प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो रिलेशनशिप इश्यूज हैं, जो कि हल करना किसी से बात करके हल होगी, देन यू शुड विजिट अ साइकोलॉजिस्ट। तो वो आपकी फैमिली थेरेपी करेंगे या कपल्स काउंसलिंग करेंगे, इस तरह की, या मैरिज काउंसलिंग करेंगे, एंड दे कैन ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, जो अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हो तो। अगर ये माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशंस में, साइकोलॉजिस्ट कैन डील विद इट इन अ वेरी गुड वे। अगर चीज़ें थोड़ी मॉडरेट से सीवियर हो जाती हैं, देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट और कंसल्ट ए साइकियाट्रिस्ट who can prescribe you medication and do an in-depth assessment. सो बेसिकली साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं दे आर मोर लाइक मेडिसिन ओरिएंटेड, और उनका जो पूरा रूट्स है वो मेडिसिन से आपके मेंटल इलनेस को ठीक करने का होता है। जी, इन अ वे यू आर राइट रोशनी, लेकिन क्या होता है, मैं अपनी बात करूँगा, जैसे कि पेशेंट मेरे पास आता है, हाँ। तो मेरा पहला काम है कि उसको कोई बीमारी है कि नहीं है, पहले वो जज करना है। बिकॉज़ एग्ज़ाम्पल, उदास रहना, एवरीबॉडी कैन फील डिप्रेस्ड और लो इन सम पॉइंट इन लाइफ। बट अगर वो परसिस्टेंटली उदास रहते हैं, उससे उनकी जो लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रही है, एनी काइंड ऑफ डिसफंक्शन, या उनका काम में या फिर उनके पढ़ाई में या उनके रिलेशनशिप्स में इश्यू आ रहे हैं, देन उसको डिसऑर्डर बोलेंगे। तो फर्स्ट वी हैव टू रूल आउट कि वो डिसऑर्डर है कि नहीं, Okay. सबसे पहला काम है। और फिर वो डिसऑर्डर अगर है, तो वो डिसऑर्डर माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है। तो माइल्ड कंडीशंस में साइकोलॉजिस्ट का रोल अच्छा होता है, दे कैन डू इट। बट व्हेन थिंग्स गो इनटू मॉडरेट एंड सीवियर, जैसे कि बहुत ज़्यादा उनकी डिसफंक्शन हो रही है, अगर उनको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, देन दे विल रिक्वायर मेडिकेशन। तो वो साइकियाट्रिस्ट का ही काम होता है। ओके, अब जैसे सर एक रिलेशनशिप में मान के चलिए एक ब्रेकअप हो गया है, जी। एंड जो भी कपल में से कोई भी एक ऐसे हो सकता है जो हु इज नॉट एबल टू मूव ऑन, वो जो ऑलरेडी उस इंसान में पहले से ये था कि मुझे एक रिश्ते में, मतलब एक वो जो लॉस ऑफ पर्सन जिसको हम बोलते हैं, बॉर्डर लाइन जी, जी। जिसकी हम पहले बात कर एग्ज़ैक्टली। रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन में सर मुझे ऐसा लगता है कि क्या साइकोलॉजी और साइकेट्री दोनों का साइंस हेल्प कर सकता है? एग्ज़ैक्टली। आपने बिल्कुल सही एग्ज़ाम्पल दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो एक कोई लड़की है, उसका ब्रेकअप हो गया है। उसके बाद ही शी इज़ हैविंग डिप्रेशन, लो मूड, डिक्रीज़ एनर्जी, डिक्रीज़ इंटरेस्ट इन लाइफ़, सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं। तो उसमें दोनों का रोल होगा। इमीडिएटली ये जो सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, उसके लिए वी माइट हैव टू गिव सम मेडिकेशन, जिससे कि उनके थॉट्स ज़रा इम्प्रूव हों। एंड लॉन्ग टर्म में, टू रिमेन बेटर, टू रिमेन फ्री फ्रॉम दीज़ काइंड ऑफ थॉट्स, वी मे रिफर हर टू अ साइकोलॉजिस्ट, जो कुछ थेरेपीज़ देंगे, जिससे उनकी कोपिंग मैकेनिज़्म ज़रा बेटर हो जाएगा, जिससे कि फ्यूचर में ऐसा ना हो, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके। तो बेसिकली दोनों का रोल होता है। साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट दोनों साथ में इसमें डील करते हैं, इस तरह की कंडीशंस को। ओके। अब सर पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है? ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पर्सनैलिटी क्या होता है। पर्सनैलिटी हमारा एक फॉर्म्ड वे ऑफ बिहेवियर है, कि सिचुएशंस को आप कैसे टैकल करते हैं, कैसे थिंग्स में कैसे रिएक्ट करते हैं, जो कि यंग एज में फॉर्म होता है, मतलब टीन्स में 20 साल की उम्र तक वो ये फॉर्म हो जाता है। नॉर्मल पर्सनैलिटी में हम थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशंस हैं, थोड़ी बहुत कहीं पे कुछ लॉस हो गया, हमें हार का सामना पड़ा, उसको हम झेल लेते हैं, या किसी ने हमें कुछ नेगेटिव बोल दिया, उसको हम झेल लेंगे। वो एक नॉर्मल पर्सनैलिटी का वे होता है, उसे हम कैसे कोप करते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तब बोलते हैं जब उसका वे ऑफ रिएक्टिंग टू सिचुएशंस इज बिट डिस्टॉर्टेड। हम्म। उससे वो नॉर्मली बिहेव नहीं करेगा, उससे उसको डिफिकल्टी होगी कोप करने से, उसको बोलते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो दे कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स, जैसे कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी है, और पैरानॉइड पर्सनैलिटी है। क्या? तो पैरानॉइड पर्सनैलिटी को हम ऐसे बोलेंगे कि वो लोग होते हैं जो हमेशा एक शकी टाइप के होते हैं, हर चीज़ को वो शक से देखते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, है ना? वो ट्रस्ट करने में ज़्यादा मुश्किल होती है लोगों को। दे हैव डिफिकल्टी ट्रस्टिंग पीपल, पुटिंग फेथ इनटू रिलेशनशिप्स। तो वो पैरानॉइड पर्सनैलिटी हो गया। एक होता है एंटी सोशल पर्सनैलिटी, जो हम देखते हैं कि क्रिमिनल माइंडसेट बोलते हैं। क्राइम जो ज़्यादा करते हैं, तो वो दे ब्रेक लॉस वेरी ईज़िली। लॉस को, कानून्स को, रेगुलेशन को फॉलो करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो ये लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग होते हैं, जो क्राइम करते हैं। उनको जेल जाना पड़ता है, फिर दोबारा बाहर आएँगे तो भी वो समझेंगे नहीं। दे डोंट लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। एक क्राइम हुआ, उसकी सज़ा मिल गई, दोबारा वापस आए, फिर उन्होंने कुछ ना कुछ क्राइम कर दिया। तो मोस्टली वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाले टाइप के लोग होते हैं। दे आर इनटू क्राइम, वायलेंस, ड्रग, दे कैन आल्सो डू किडनैपिंग, उस तरह की चीज़ें करते हैं। वो बहुत एक्सट्रीम एक्सट्रीम माइंडसेट वाले हैं, होता है। एक्सट्रीम। सो दीस पीपल हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स इमोशंस।
किसी को दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। एक ये पहलू है। और सिमिलर माइंडसेट के होते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। उसपे भी इनका ईगो इतना ज़रा सेल्फ सूदिंग होता है कि मेरी प्रशंसा करो, मेरी ही तारीफ़ करो। मतलब आई विल बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अगर मुझे सेंटर नहीं मिलेगा तो फिर आई विल बी परेशान। इनफैक्ट अगर कपल में एक अगर पर्सन को एनपीडी है मान एनपीडी है लीजिए, जी, तो दूसरे वाले इंसान को अगर ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है तो उनका ईगो बहुत हर्ट हो जाता है। बड़ा हार्ड होता है एंड वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव विद समबडी हू हैज़ नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हाँ, बिकॉज़ दे विल बी इन कांस्टेंट प्रेज़ उनको चाहिए होता है। आप वो नहीं दोगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएँगे। फिर दे कैन मैनिपुलेट यू इन वेज़ दैट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर यू आल्सो। ओके, इट कैन बी वायलेंस या फिर इमोशनल अब्यूज़ और वो अपनी चीज़ को हासिल करने के लिए दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट ओके। अपना फ़ायदा कराने के लिए, बी इट इन रिलेशनशिप और वर्क हुआ या बिज़नेस हुआ। तो दिस इज़ व्हाट इज़ नार्सिसिस्टिक। अब सर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अटेंशन सीकर्स होते हैं, जिनको अपने ग्रुप ऑफ पीपल के साथ अटेंशन चाहिए होता है। जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे ज़्यादा बात करे, मेरी फैमिली है, मेरी मम्मी मुझे ज़्यादा प्यार करे, मेरा भाई है मेरे साथ ज़्यादा। एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो अब जैसे एक हो गया एनपीडी और एक हो गया ये बॉर्डरलाइन, क्या बोलते हैं सर उसको? बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जी। तो अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे सर? तो एनपीडी में तो क्या होता है नार्सिसिस्टिक दे आर वेरी सेल्फ सूदिंग। सेल्फ का सेल्फ का जो होता है ना ईगो बहुत बड़ा बूस्ट होता है उनका। ठीक है। अपने लिए दे आर लाइक मैं सुपर हूँ, मुझसे बेटर कोई है ही नहीं। जबकि बॉर्डरलाइन में इसका अपोजिट होता है। बॉर्डरलाइन यूजुअली गर्ल्स में होता है दे हैव वेरी फ्रेजाइल सेंस ऑफ सेल्फ। सेल्फ की जो होती है ना अब जैसे मैं क्या हूँ, वो थोड़ा-सा उनका पुअर होता है। ईगो ज़रा फ्रेजाइल होता है, लो छोटी-सी बात में सेल्फ हाँ, एस्टीम। जी बिल्कुल। अपने आप को बड़ा कम आँकते हैं। जबकि नार्सिसिस्टिक वाले अपने आप को मैक्सिमम आँकते हैं। बस मैं ही राजा हूँ, जो है वो मेरे अंदर ही है, मुझे ही प्रेज़ करो। बॉर्डरलाइन में टोटली अपोज़िट होता है। दे हैव वेरी फ्रेजाइल ईगो, वेरी स्मॉल सेंस ऑफ स्मॉल बोलेंगे क्या बोलेंगे मतलब वेरी फ्रेजाइल सेंस ऑफ सेल्फ। इट कैन ब्रेक एनी टाइम। उनको डर रहता है कि मुझे लोग छोड़ के चले जाएँगे। तो टोटली अपोज़िट पोल्स हैं ये। ओके। जी, अब सर जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, जी। वो भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर का ही एक पार्ट है? नहीं, देखो साइकियाट्री में बेसिकली देयर आर एक होता है मूड डिसऑर्डर फैमिली, जिसमें बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, मेनिया इस तरह की चीज़ें आती हैं। दूसरा होता है पर्सनैलिटी, उसमें ये सारी पर्सनैलिटी आती हैं, डिसऑर्डर्स जो आते हैं। एक होता है साइकोटिक, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया हुआ, इस तरह की बीमारियाँ आती हैं। तो देयर आर डिविजन्स। बाइपोलर बेसिकली एक मूड डिसऑर्डर है, जिसमें पर्सन कैन हैव वेरी रैपिड शिफ्ट इन मूड्स। या तो वो बहुत खुश हो सकते हैं, जिसमें मूड बहुत हाई रहेगा या फिर दे कैन बी वेरी लो, डिप्रेशन में चले जाएँगे। तो उसमें 2 अपोज़िट पोल्स में दे कैन गो, ओके। इस तरह का दिस कैन आल्सो हैपन विद पीपल सर जिनको ड्रग एडिक्शन थी और वो छोड़ना चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी बाइपोलर डिसऑर्डर्स हो हो सकते सकता है। ड्रग इनटेक से के एडिक्शन से बाइपोलर डिसऑर्डर कैन बी ट्रिगर्ड, ऑल्दो उसका मेन जो कॉज़ है वो जेनेटिक बेसिस होता है। बट जेनेटिक्स एक है और साथ में एनवायरनमेंटल कोई ट्रिगर आ गया, एनवायरनमेंट से कोई ट्रिगर आया, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रग्स आ गए या कोई स्ट्रेसफुल लाइफ़ सिचुएशन हो गई या फिर कोई एनी स्ट्रेसफुल लाइफ़ इवेंट हो गया, एडवर्स लाइफ़ इवेंट, हैं। इट कैन ट्रिगर द बाइपोलर डिसऑर्डर का एपिसोड। ओके। जी, अब सिर्फ किसी को चाइल्डहुड ट्रॉमा था अगर मान के चलिए, जी। तो वो किसी भी एज में वापस ट्रिगर हो सकता है क्या? इन द सेंस अगर मुझे बचपन में लगता था कि मेरे भाई को मेरी मम्मी ज़्यादा प्यार करती है, तो इतने साल उसके बाद आप स्कूल कंप्लीट करके कहीं और जाते हो कॉलेज पढ़ने के लिए, कहीं और नौकरी लग जाती है, आप कहीं और सेटल भी हो जाते हो। बट आफ्टर लॉट ऑफ इयर्स व्हेन यू फील अगेन दैट अबैंडनमेंट कि यार मम्मी तो अभी भी उसको ही ज़्यादा ध्यान देती है। ये नॉर्मली होता नहीं है क्योंकि यूजुअली ये बचपन में जो आप कह रहे हो ना उसको बोलते हैं सिबलिंग राइवलरी। ओके। मतलब जो बड़ा बच्चा होता है उसको लगता है कि छोटे बच्चे को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, हाँ। जो कि नॉर्मल है क्योंकि पहले जो बच्चा आता है फर्स्ट जो एल्डर सिबलिंग है, हुँ। सारा लव, अटेंशन सारा उसको जो केयर है उसको मिलता होता उसको है। मिलता है। एंड सडनली ओवरनाइट एक बच्चा और आ जाता है, तो हुँ। उस पे सारा फोकस शिफ्ट हो जाता है। करेक्ट। तो ये नॉर्मल चीज़ है होना, हुँ। लेकिन अगर ऐसा लॉन्ग टर्म तक होता रहता है तो दैट इज़ नॉट नॉर्मल। यूजुअली जो बच्चे बड़े बड़े होते हैं, दे यूजुअली ग्रो आउट ऑफ इट। ये कम हो जाता है ऐसा। बट ऐसा भी तो हो सकता है सर कि ये मतलब जो अटेंशन की बात है, एक तो रियलिटी हो सकती है कि सीरियसली वो जो अटेंशन है वो पूरा आपके यंगर सिबलिंग को ही मिल रहा है। जी। दूसरी बात ये है कि यू कैन जेन्युइनली क्रेव फॉर दैट अटेंशन, बी नॉट पूरा 100%, बट ये भी तो हो सकता है कि सामने वाला बोल रहा है यार 20% ही दे दो। हाँ, हो सकता है डेफ़िनिटली वो आपकी नीड है।
इट इज़ नॉट अ बीमारी, इट इज़ अ नीड। आपको अटेंशन चाहिए पेरेंट्स का, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो क्रेविंग फॉर अ नीड कॉन्स्टेंटली कैन ऑल्सो बिकम ए मेंटल इलनेस? यस, इट कैन हैपन, इट कैन कॉज़ यू टू हैव लो फीलिंग, लो मूड, डिप्रेशन हो सकता है। इट कैन कॉज़ यू एंग्ज़ायटी ऑल्सो, Okay. कि मुझे क्यों नहीं प्यार कर पा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं अटेंशन मिल रहा। आप एंग्ज़ियस फील कर सकते हो। इट कैन डेफिनिटली हैपन। अब जैसे सर डिप्रेशन इतना ओवरली यूज्ड वर्ड हो गया है कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है? मतलब अगर कुछ अनप्लेजेंट इवेंट आपकी लाइफ में हुआ तो आप तो दुखी होगे, वो तो ह्यूमन टेंडेंसी है। जी हाँ। और अगर मान के चलो 2-3 ऐसे कांस्टेंट इवेंट्स हो गए आपकी लाइफ में जिसने आपकी पर्सनालिटी को ऐसे शेप अप कर दिया कि आप अब उतना ज़्यादा खुश या उतने ज़्यादा बबली नहीं रहते जैसे वन्स अपॉन अ टाइम आप रहते थे। तो क्या वो इंसान भी डिप्रेशन में है कि उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है? देखो, ऐसे लाइफ़ इवेंट से पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती है। वन्स यू हैव ग्रोन अप, 20 इयर्स के ऊपर आपकी अगर एज हो गई है, तो हाँ। पर्सनैलिटी ऐसे फॉर्म नहीं होती है। वो तो जो ऑलरेडी फॉर्म्ड है वो रहेगी। ओके। बट लाइफ़ इवेंट से डिप्रेशन कैन बी ट्रिगर्ड, कि जैसे कि कुछ हादसा हो गया, यू कीप थिंकिंग अबाउट इट, उससे आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आपका मूड लो रहता है। आप यू कीप कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट इट, ओवरथिंकिंग चलती रहती है उसके बारे में। तो आपकी जो चीज़ें हैं वो ज़रा धीरे-धीरे फॉल बैक करती रहेंगी। जो आपकी पढ़ाई में जो मन होता है, या वर्क जो है आपका, रिलेशनशिप्स है, दे कैन टेक ए बैक सीट। तो इन दैट केस यू माइट नीड हेल्प, यू माइट बी इन डिप्रेशन। उसमें देखना होता है कि कोई भी एडवर्स इवेंट होता है, तो उससे हमको उदास होना, ये तो नॉर्मल फीलिंग है। बट यूजुअली ये कम हो जाता है। 1 दिन, 2 दिन में यू यूजुअली फील बेटर। लेकिन अब पर्सिस्टेंटली कुछ वीक, कुछ हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, जो कि गाइडलाइंस में दिया है कि 2 वीक्स, 2 वीक्स तक पर्सिस्टेंटली अगर आप उदास हैं, यू आर फीलिंग वेरी लो मूड, तो इट कैन क्वालिफाई एज़ अ डिप्रेशन। ओके। अदरवाइज़ तो उससे कम में तो इट कैन बी नॉर्मल आल्सो। तो हम लोग सब लोग ही लो फील करते हैं। हाँ। इट्स ह्यूमन इमोशंस। ओके। तो उस तरह से होता है। तो यू हैव टू मीट अ स्पेशलिस्ट, बी इट अ साइकियाट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट, टू नो दैट एक्चुअली डिप्रेशन है, कि या ये नॉर्मल आपकी इमोशंस है। इमोशंस है। जी। जैसे सर बहुत सारे लोगों का एक पैटर्न भी होता है जो वो फॉलो करते आ रहे हैं लेकिन उनको खुद भी नहीं पता चलता कि वो फॉलो कर रहे हैं। जैसे एक इंसान है जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में ऑलरेडी रहा है। उसको पता है कि ये तो मैं अपने पार्टनर में नहीं चाहती हूँ या चाहता हूँ। ब्रेकअप हो गया, कुछ टाइम हो गया, लेकिन वो वापस ऐसे ही इंसान के साथ वापस से इन्वॉल्व हो जाते हैं जो उससे भी ज़्यादा टॉक्सिक है। तो ये जो बार-बार आप टॉक्सिक लोगों के पास ही जा रहे हो, तो वो ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो क्या? अब इसमें क्या है ना, हो सकता है कि वो जो लड़की है या जो भी पर्सन है, उस पे दिक्कत हो। वो जो हमने डिस्कस किया ना, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी, हाँ। तो उसमें क्या होता है, सेल्फ एस्टीम बड़ी लो होती है। तो उसमें पीपल आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर समबडी टू अप्रेज़ देम। तो जो ये टॉक्सिक लोग होते हैं ना, उनका ये होता है कि वो बड़ा आपको फ्लावरी बातें करेंगे, मीठी बातें करेंगे, और आप अपने आप की तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। नॉर्मल इंसान होगा, वो आपको इतना सडनली अट्रैक्ट नहीं करेगा, करेक्ट। उसको मेहनत करना पड़ेगी। ये लोग बड़ा आसानी से दे विल मैनिपुलेट यू। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, वन पर्सन इज बॉर्डर लाइन, सेकेंड पर्सन प्रॉब्ली नार्सिसिस्टिक या एंटी सोशल है। तो उसने इसको अट्रैक्ट कर लिया अपनी मीठी बातों से, मैनिपुलेट करके, बहुत टाइप के वादे देके। और ये बेचारी थी, शी वॉज वेरी वल्नरेबल, सेल्फ एस्टीम थोड़ी पुअर थी, और ईगो फ्रजाइल था, तो उनको वो बातें पसंद आती है, तो वो अट्रैक्ट हो जाती हैं। जबकि वो उसको ओवरली एनालाइज नहीं करती हैं, क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है, क्या ये लॉन्ग टर्म तक स्टेबल पार्टनर रहेगा, इज ही मैच्योर इनफ टू टेक केयर ऑफ मी। ओके। अब जो इंसान था जिसने उसको अट्रैक्ट कर लिया, उसने फ्लावरी बातें करी बड़ी, है ना, एंड मैनिपुलेट करके अट्रैक्ट किया है, जो कि उसको जो हासिल होना है, हाँ। वो हासिल हो जाएगा, देन ही विल होल्ड हिज हैंड, करेक्ट। फिर वो सेम चीज नहीं देगा। बट सर व्हाई इज़ इट लाइक सो कॉमन इन गाइज़? जैसे ही आपने मुझे ये बात बोली, आई अंडरस्टैंड, सी आई एम नॉट बीइंग जनरल जेंडर बायस्ड हियर, बट आई फील कि ये ना रिलेशनशिप्स में काफ़ी देखा जाता है कि मतलब अगर एक बंदे को कोई बंदी पसंद है तो ही विल मेक, मतलब वो इतनी कोशिश करेगा कि भई उस बंदी को चेज़ करने के लिए उसके लिए हर एक एफर्ट डालेगा। बट एक बार एक रिलेशनशिप चल जाता है 6 महीना 7 महीना, देन स्लोली दैट पर्सन स्टार्ट्स विथड्रॉइंग देयर इंटरेस्ट ऑन द गर्ल, ऐसा। तो ये ऐसा क्यों है? बड़ा कॉमन है ये एक्चुअली। अब इट्स नेचर ऑफ गाइज, उनका जरा ऐसा ही नेचर होता है। वंस दे वांट टू गेट इनटू रिलेशनशिप, हर तरह के वो चीज़ें करेंगे, एंड बाद में जब चल जाता है तो वो दे लूज इंटरेस्ट। हाँ, दे टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हाँ, ठीक है। सो व्हाई डू गाइज़ टेक अ रिलेशनशिप एज़ एन अचीवमेंट और अवार्ड?
ये वेरी डिफिकल्ट टू आंसर क्योंकि आई एम बीइंग अ मैन, यू नो, आई कैन नॉट आंसर दैट, बट कुछ लड़के होते हैं, नॉट एवरीबॉडी, हाँ, नॉट नॉट एवरी जनरलाइज, हाँ, बट जिन लोगों में ये ट्रेट ज़्यादा होते हैं, नार्सिसिस्टिक, वो ये चीज़ को ज़्यादा करते हैं इस तरह से। दे वांट कॉन्स्टेंटली, दे वांट, यू नो, एक फीलिंग ऑफ, यू नो, अचीवमेंट हाँ, कि मैंने अचीव किया है, लाइक एक ट्रॉफी जैसा लगता ट्रॉफी, हाँ। है। हाँ, बट आई फील कि डूड अगर तुम्हारे लिए वो ट्रॉफी है तो उसके लिए भी तुम मतलब इट्स हाँ, म्यूचुअल ना। जी, इट्स म्यूचुअल। ऐसे कोई रनिंग रेस तो है नहीं कि मैं फर्स्ट आ गया, मैं फर्स्ट आ गया। एनीवे यू आर राइट, ऐसा बिल्कुल हो। ऐसा होता है। जी, जी। सर जो रिपीटेड थॉट्स होते हैं ना लोगों के, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एक रिपीटेड ड्रीम देखते हैं और ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो बहुत ही वियर्ड थॉट्स उनके दिमाग में चलते हैं, भले वो बिजी हैं कुछ काम कर रहे हैं, बट उनका जो सबकॉन्शियस होता है ना, मुझे लगता है वो हेल्दी नहीं होता है। हाँ, वो एक्सीडेंट्स को इमेजिन करते रहेंगे ऑल द टाइम, इंटेंशनली नहीं, लेकिन वो उनके पैटर्न में आ गया है। कुछ काम कर रहे हैं वो, उनको ऐसा लगेगा कि 2 गाड़ियाँ क्रैश हो गई हैं या उनका पैर मुड़ गया है, वो गिर गए हैं। आई हैव आल्सो हर्ड पीपल टॉकिंग अबाउट कि वी हैव इमेजिन अ लॉट अबाउट ह्यूमन शिट। इट इज़ सो ऑफ पुटिंग फॉर मी टू से इट ऑन कैमरा, बट बिकॉज़ ये हो रहा था है चीज़ें, इसलिए मुझे लगा मैं एड्रेस करती हूँ इस बात को। हाँ। तो ये क्या बहुत ही सिक मेंटल हेल्थ को दर्शाता है? सो वी शुड नॉट से सिक मेंटल हेल्थ, ये एक्चुअली बीमारियां होती हैं, एंड आई गेट लॉट ऑफ पेशेंट्स हु हैव दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। क्या? तो एक बीमारी आती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी। उसमें हुँ, ऑब्सेशंस होते हैं, यानी कि रिपीटेड थॉट्स माइंड में आते हैं। हुँ। इट कैन बी थॉट्स या डाउट्स या इमेजेस जो फ्लैश करते हैं माइंड में। जैसे आपने कहा कि शिट इमेजिन कर रहे हैं, मतलब गोबर हुआ या ये टॉयलेट हुआ, कुछ गंदा इमेजिन कर रहे हैं, वो इमेजेस आती हैं माइंड में, एंड दे आर सो, यू नो, डिस्ट्रेसिंग कि इंसान परेशान हो जाता है कि ऐसा क्यों आ रहा है। तो रिसेंटली आई गॉट अ पेशेंट, क्या? तो उसको यही, whenever he wants to do some good thing like go into a temple या you know do something religious, तो गंदे विचार आते हैं मन में। उससे इतना वो डिस्ट्रेस हो जाता है कि उसको लगता है कि मैंने कुछ गलत काम कर दिया है, भगवान मुझे पनिशमेंट दे रहा है। ही केम टू मी कि ये क्यों हो रहा है। वी डिड अ वेरी, यू नो, डिटेल्ड असेसमेंट क्यों हो रहा है। तो बेसिकली ये ऑब्सेशंस है। तो ऑब्सेसिव थॉट्स जो आते हैं माइंड में, कुछ गलत चीज़ पिक्चर आना मन में, तो ये आती है, उससे डिस्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, और उससे बचने के लिए कुछ लोग रिपीटेड एक्शंस करते हैं, लाइक बार बार ओम बोलना, यू नो, जाप करना कोई, या फिर माफ़ी मांगना। दे आर, यू नो, द कंपल्शंस। तो ये ओसीडी का पार्ट है, जिसमें रिपीटेड थॉट्स बार बार बनने आते हैं। दे आर वेरी इंट्रूसिव। वो आपके काम में इंटरफेयर करेगा। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो और इमेज आ गया, शिट का इमेज आ गया, माइंड डिस्टर्ब हो गया, आपका काम डिस्टर्ब हो गया, आप पढ़ नहीं पाओगे, मूड खराब हो जाएगा। दूसरा, वो आप रोक नहीं पाते, मतलब वो अगेंस्ट योर विल है। हम चाह नहीं रहे हैं कि ऐसे इमेज आए। कोई नहीं चाहेगा कि, यू नो, ऐसे अच्छे काम, कुछ पवित्र काम करने जा रहे हो, वहाँ पे ऐसे, यू नो, इमेज आए। तो दे आर अगेंस्ट योर विल, दे डिस्टर्ब यू लॉट, दे कॉज यू एंग्जाइटी। तो उससे घबराहट होगी, मतलब उसको, उससे प्रिवेंट करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो इस तरह की बीमारी होती है, ओसीडी बोलते हैं उसके। ओके। वन ऑफ द थीम्स इज द इमेजेस। कि इसकी बड़े थीम्स होते हैं। हाँ। कुछ लोगों को ये भी थॉट आता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, कुछ लगा हुआ है हाथों में, सो दे रिपीटेडली वॉश देयर वॉश हैंड्स। द हैंड्स, कुछ यस। लोग घंटों-घंटों तो वॉश कर लेते हैं। आई हैव पेशेंट्स हू यू नो, दे गो इंटो द बाथरूम एंड दे कम बैक आफ्टर 2 आवर्स, 3 आवर्स, जब पानी खत्म हो गया। पूरा पानी यूज़ कर लिया, नहा-नहा के, घिस-घिस के पूरा साफ करने के बाद फिर बाहर आते हैं, एंड इवन देन दे हैव द थॉट कि कुछ गंदा रह गया। तो अब ये डाउट्स हो। हाँ, ये डाउट्स होते हैं। अब सर जैसे ओसीडी किसी को है, तो ये तो चलो ये पता चल गया है रिपीटेड थॉट से कि किसी को है। तो आपने जैसे बताया कि ऑब्सेशंस होती हैं इन सब चीज़ों की जो उनके दिमाग में आते हैं, जिनको इम्पल्सिव चीज़ों से मतलब आपको डेलिबरेटली एफर्ट डालना पड़ेगा टू थिंक अबाउट समथिंग गुड। हाँ, बट ये तो एक थेरेपी टाइप हो गया, लेकिन इसके लिए भी मेडिसिन्स होती हैं? यस, अगर ओसीडी अगर माइल्ड है, थोड़ा बहुत लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रही है, तो वी हैव सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो इसको ठीक कर पाएगा। तो माइल्ड केसेस में इट इज़ हेल्पफुल। माइल्ड में भी, और जब मेडिसिन का काम हो गया है, थोड़ा-सा कम बीमारी बची है, तब थेरेपी देके उसको हम ठीक कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो रहा है, तो उसमें बिना मेडिसिन के इसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये इसका जो कोर, इसका जो कॉज़ है, ब्रेन के कुछ केमिकल्स होते हैं, वी कॉल देम न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस से ऐसे थॉट्स आते हैं माइंड में। सो जो हम मेडिसिन देते हैं, उसका जो मेन काम होता है, वो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को दोबारा बैलेंस में लेके आना, ताकि ऐसा जो परेशान करने वाले थॉट्स आ रहे हैं, वो कम हो जाते हैं। ओके। ऑल्दो इट टेक्स सम टाइम, लेकिन ये धीरे-धीरे काम करते हैं, जब दवाई खाओगे तो ये कम हो जाता है। ओके।
फिर दोबारा ऐसी बीमारी ना हो, वी हैव थेरेपी टू प्रिवेंट दैट, प्रिवेंटिवली उसको देना होता है। ओके सर, जैसे हमारी बॉडी कुछ हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, जी जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया, एड्रिनल हो गया, बहुत सारे जी ऐसे, तो हमारा माइंड भी हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है? हाँ, mind is like a bank, big powerhouse of all kind of, chemicals, hormones, neurotransmitters, and they are interacting with each other constantly. ब्रेन के अंदर इट्स लाइक अ बिग वायरों का गुच्छा है, वायर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, और जो जगह है बीच में वायर की, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ पे केमिकल्स जाते हैं और आगे जाके दूसरे वायर पे अटैच होके वो अपना काम करते हैं। दिस इज हाउ द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू द जो क्लेफ्ट है। हम्म। यहाँ पे अगर जो केमिकल कम हो जाते हैं तो हर तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इट कैन बी ओसीडी, इन कैन बी डिप्रेशन, इट कैन बी स्किज़ोफ्रेनिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सर, स्किज़ोफ्रेनिया से मुझे याद आया कि देयर आर लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज एंड जस्ट नॉट सेलिब्रिटीज, मतलब उनका तो हमको पता चल जाता है बिकॉज क्या होता है कि वो एक पब्लिक फिगर है, तो लोगों को पता हो जाता है कि ऐसा प्रॉब्लम हुआ था एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको हेलुसिनेशंस होते हैं, जो लिटरली मतलब चीज़ों को देख पाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो मतलब अ पार्ट ऑफ ट्रॉमा इफेक्ट कि इट कैन डेवलप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ऑल्दो ट्रॉमा उसका वन ऑफ द कॉज हो सकता है, बट बेसिकली ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ब्रेन में एक केमिकल होता है डोपामीन, जो बहुत बढ़ जाता है। इट कुड बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, ट्रॉमा और एनी अदर कॉज, जिससे कि ऐसे चीज़ें हो सकती है, हैविंग हेलुसिनेशंस या डिल्यूजन्स, या सीइंग थिंग्स जो है नहीं, वो दिख रहा है कुछ में ऐसे, दर्द लगना, है ना? और कानों में आवाज़ें आना, लाइक यू आर सिटिंग अलोन बट यू फील कि कोई आपसे बात कर रहा है, कोई आपको मैसेज दे रहा है। तो दीज़ आर ऑडिटरी हैलुसिनेशंस, ये भी हो सकता है। तो बेसिकली ये साइकोटिक सिम्पटम्स हैं ब्रॉट ऑन बाय इंक्रीज्ड डोपामाइन इन द ब्रेन। काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो इस तरह होता है। ओके। एक तो चीज़ होती है कि आप देख रहे हो किसी चीज़ को हेलुसिनेट करके, कुछ लोग एक ऐसा इम्प्रेशन ही क्रिएट कर देते हैं कि यू आर गेटिंग बीटन अप बाय समबडी, और समबडी जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है, उनके साथ अनप्लेजेंट सिचुएशन को सोचना। सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ डिसऑर्डर। इट कुड बी बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा दैट वन पर्सन हैज़ गॉन थ्रू, रिलेशनशिप में जो कुछ अब्यूज़ हुआ हो या कुछ थिंग्स हैव बिकम वेरी सॉर, तो उसको री-इमेजिन करना या उसको फिर देखना, इट कैन बी वन ऑफ द कंडीशन। यस, यू आर राइट। ओके, ओके। सर, अभी लेटेस्ट आई कुड अंडरस्टैंड कि मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट, ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ के बारे में तो बात करें, आमिर खान केम फॉरवर्ड एंड आलिया भट्ट स्पोक अबाउट एडीएचडी एंड थेरेपीज वगैरह के बारे में। देर आर लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज हु स्पीक अप, और अर्जुन कपूर ने कुछ टाइम पहले बात किया था अबाउट ट्रॉमाज एंड ऑल अबाउट हिज ओन ट्रॉमा। तो क्योंकि ये लोग सेलिब्रिटीज हैं, हमें पता चल जाता है, बट आई थिंक आप ज़्यादा बेटर इस चीज़ को आंसर कर पाएंगे कि 4 लोगों में से कितने लोग आपको लगता है कि किसी को थोड़ा-सा मेंटल एड की ज़रूरत है ऑन एन एवरेज? सो या तो इसमें आपने बहुत अच्छा पॉइंट आगे रेज़ किया है कि वी नीड सेलिब्रिटीज़ एंड टीवी पर्सनैलिटीज़ जिनकी पब्लिक में रीच है, टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। बिकॉज़ इन आवर कंट्री देयर इज़ अ वेरी बिग टैबू अबाउट कि आप भाई साइकियाट्रिस्ट के पास गए, आप तो पागल हो। पागल हो गए हो, हाँ। दैट इज़ नॉट द कंडीशन। अब देखो, मैं अपनी प्रैक्टिस में आई डोंट सी पागल साइकोटिक पीपल, आई डोंट सी मच। आई सी मैक्सिमम ओसीडी, डिप्रेशन, एंग्जायटी, ये मैक्सिमम पेशेंट्स ये होते हैं। पागल जो बोलते हैं वो कोई वर्ड नहीं है, इट इज़ नॉट अ टर्म एज़ सच, वो साइकोटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो साइकोटिक सिम्पटम्स जैसे कि गुस्सा आना या फिर कानों में आवाज़ें आना, वो एक्सट्रीम एंड है, जो बड़े कम होते हैं पेशेंट्स। लाइक अगर 100 पेशेंट अगर एंग्जायटी के हैं, तो एक आध पेशेंट कोई होगा जो साइकोटिक हो सकता है उसमें। सो थिंग्स कैन बिकम वर्स इफ यू डिले द ट्रीटमेंट। यहाँ इनका रोल अच्छा है, आमिर खान है, आलिया भट्ट है, दे आर रेजिंग, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। करेक्ट, एंड देन अभी अर्जुन कपूर आल्सो स्पोक अबाउट इट। हाँ। It is very good that they are raising awareness about mental health and breaking the taboo to go to see a psychiatrist or see a psychologist. That doesn't mean कि आप पागल हो गए हो. That is never the case. और सर, मुझे ऐसा भी लगता है बिकॉज़ कपिल शर्मा आल्सो स्पोक अबाउट डिप्रेशन ड्यूरिंग लॉकडाउन टाइम एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे ऐसा लगता है एक इंसान जो पूरी दुनिया को हँसा रहा है, वो एक फेस है उसका। जी और दूसरा फेस है कि वो जो सबको हँसा रहा है, वो खुद ही इतना डिप्रेस्ड है। सो आई कुड अंडरस्टैंड कि आपकी पर्सनैलिटी भी ना डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। एक आपको पता है कि आपकी रियल पर्सनैलिटी क्या है, एक जो आप दुनिया के सामने प्रिटेंड करते हो। तो
ऐसे भी आपके पास केसेस आते हैं जो दे आर डूइंग वंडरफुली वेल इन देयर प्रोफेशन। Absolutely. You know, हाँ। like being depressed or being having OCD or anxiety is not the sign of weakness. कोई वीक पर्सनालिटी का है ये साइन बिल्कुल नहीं है. These conditions can happen to anybody. चाहे कोई कितना सक्सेसफुल हो, कोई कितना भी अचीव किया हो, they can at some point in time feel depressed, which is quite normal. ये किसी को भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि भाई आपको कोई दिक्कत है या आपके पेरेंट्स ने आपकी जो पेरेंटिंग पुअर करी है या आपकी पर्सनालिटी फ्लॉड है तो आपको डिप्रेशन होगा. ऐसा नहीं है. इट कैन हैपन टू एनीबडी. एनीबॉडी। ये थिंकिंग पैटर्न्स हैं जो वी नीड टू थिंक अबाउट कि भाई इस तरह क्यों होता है. इसको हमको वी नीड टू ब्रेक दोस टैबू ओके। कि भाई तुम साइकिट्रिस्ट को मिले गए हो, तुम पागल हो गए हो, समथिंग इज रॉन्ग विथ यू, आप जा रहे हो, है ना, स्नैप आउट ऑफ इट कि ठीक हो जाओगे, वेट करो. वी शुड टॉक अबाउट इट. करेक्ट। जी. अब सर देयर इज वन थिंग कॉल्ड एंजाइटी एंड वन थिंग कॉल्ड डिप्रेशन। जी. पीपल से कि एंजाइटी अटैक्स आते हैं, डिप्रेशन में भी कोई अटैक होता है, कि ये क्या डिफरेंस है, ये क्या एंजाइटी एंड डिप्रेशन, हाउ इज इट डिफरेंट? तो बेसिकली डिप्रेशन तो एक मूड की कंडीशन है. परसिस्टेंटली लो मूड रहना एंड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है या फिर जो गाइडलाइंस है, एटलीस्ट 2 हफ्ते, एटलीस्ट 2 वीक्स तक मूड लो रहेगा, उदास रहोगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, डिक्रीज इंटरेस्ट रहेगा, डिक्रीज मोटिवेशन रहेगा, डिक्रीज एनर्जी रहेगी, अपने बारे में थोड़ा सा हीन भावना की तरह सोचना, डिस्टर्बेंस इन योर स्लीप, नींद बहुत कम आती है या पुअर आती है या फिर ज़्यादा सोने का मन करता है, डिस्टर्बेंस इन योर एपेटाइट, खाने पीने का मन नहीं कर रहा है, या फिर बहुत सारी सुगरी क्रेविंग्स भी हो रही है. तो दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स अगर 2 वीक्स तक चलते हैं, हम उनको डिप्रेशन कहते हैं. ठीक है। ये बात तो भाई डिप्रेशन की रही. और एंग्जाइटी अटैक्स जो आप कह रहे हो, मोस्ट ऑफली यू आर रेफरिंग टू पैनिक अटैक्स विच आर एक्सट्रीम अटैक्स ऑफ एंग्जाइटी जो सडनली आते हैं, वी कैन प्रिडिक्ट देम. तो वो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एंग्जाइटी. एंग्जाइटी यानी घबराहट. हम घबराहट जैसा फील करते हो, बोलने में दिक्कत होती है, मुंह सूख जाता है ना, पसीना आ जाता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है. ये एंग्जाइटी है जिसको हम आम भाषा में, जो नॉर्मल जो हिंदी लैंग्वेज है, हम घबराहट बोलते हैं. व्हेन इट इज सिवियर, व्हेन इट इज नॉट ट्रीटेड, इट कैन टर्न इनटू पैनिक अटैक्स. जो सडनली बहुत सिवियर एंग्जाइटी होती है, उसमें पेशेंट फील्स लाइक ही इज हैविंग अ हार्ट अटैक, कि यहाँ मेरा हार्ट इतना तेज धड़क रहा है कि बाहर निकल जाएगा, इतना ज़्यादा हो रहा है कि फट जाएगा, समथिंग इज गोइंग बैड इज गोइंग टू हैपन, आई विल लूज कंट्रोल, मैं कुछ गलत ना हो जाए. उस तरह की सडन एक ना एक कैटास्ट्रोफिक वाली फीलिंग आती है, वो होती है पैनिक अटैक, जो अटैक्स में आता है. ओके। दूसरी होती है एंग्जाइटी, वो जनरलाइज एंग्जाइटी, हमेशा घबरा के रहना, हाथ थोड़े से कांपना, बाकी जो मैंने सिम्टम्स बताए वो हो सकते हैं. तो दीज आर डिफरेंट थिंग्स. ये आपको किसी साइकोलॉजिस्ट को मिलके या साइकेट्रिस्ट से इवैल्यूएट करके फिर आपको मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है. अब सर जैसे रिसेंटली आलिया भट्ट स्पोक अबाउट एडीएचडी कि वो उससे डायग्नोस हुई हैं, व्हिच इज आई थिंक अटेंशन हाँ, डेफिशिएंसी। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाँ। एडीएचडी. सो सर हाइपर एक्टिविटी क्या होता है? तो एडीएचडी बेसिकली एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जो यूजली यंग एज, मतलब बच्चों में, चाइल्डहुड में स्टार्ट होती है. यूजली 4 साल 5 साल की उम्र में ये बीमारी नोटिस में आती है और कभी कभी ये एडल्टहुड तक चली जाती है. इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं. हाइपर एक्टिविटी, यानी कि एक जगह बैठ नहीं पाना, आप बेचैन रहते हो. स्कूल से आपकी कंप्लेंट आएगी कि बच्चा आगे बैठता नहीं है जगह, क्लास में पढ़ाई चल रही होती है, ये उठ के भाग भाग जाता है, या प्ले ग्राउंड में अपना टर्न वेट नहीं करता, यहाँ से वहाँ भागता रहता है. ऑलवेज फिजिटिंग विद द क्लोथ्स या फिर थिंग्स, नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट. तो एक तो अटेंशन जिसमें ये हाइपर एक्टिविटी होती है. एडीएचडी का दूसरा साइन है इम्पल्सिविटी, मतलब अपना टर्न वेट नहीं कर पाना. जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपने बीच में कुछ बोल दिया, तो यू आर वेरी इम्पल्सिव, है ना. आप अपना टर्न वेट नहीं कर पा रहे हो. लाइन में खड़े होना है, आपका टर्न आएगा तो मिलेगी आपको आइसक्रीम, आप पहले ही पहुंच गए आइसक्रीम लेने के लिए कि पहले मुझे दो. तो इम्पल्सिविटी, एक तो ये हो गया. तो हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी, और तीसरा है इन अटेंशन, अपना अटेंशन फोकस नहीं कर पाना. जैसे आपको बोला जा रहा है कि आप पढ़ाई करो, आप पढ़ाई करते करते आपका अटेंशन लूज हो गया, आप यू स्टार्टेड लुकिंग समवेयर एल्स. ठीक है, आपको बोला गया ये 3 चीजें हैं, इनको संभाल के रखना है आपको, आपने 2 रख दी, एक भूल गए. अटेंशन जरा पुअर, भूल गए उसको, है ना. तो फॉरगेटफुलनेस भी थोड़ा उसमें आ जाता है थोड़ा. यू आर क्लमजी, ठीक से आप उसको अटेंशन टू डिटेल नहीं दे पा रहे हो. इसमें 3 चीजें आती हैं, हाइपर एक्टिविटी, इन अटेंशन और इम्पल्सिविटी. तो जरूरी नहीं है कि सब में ये तीनों चीजें हों. कुछ लोगों को हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा होगी, कुछ लोगों को शायद इम्पल्सिविटी ज़्यादा होगी.
तो ये तो रही ADHD। यूजली ये बच्चों की बीमारी होती है, बच्चों में होती है। लेकिन ये बड़ों में कैसे हो रही है? हाँ, तो बड़े होते होते यूजली सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं इफ प्रॉपर ट्रीटमेंट हैज बीन गिवन, या फिर कोई थेरेपी हुई हुई है, या उसको प्रॉपर्ली कोई मैनेजमेंट दिया गया है। अब आलिया भट्ट को अब एग्जैक्टली क्या था, आई एम नॉट वेरी श्योर, उन्होंने पूरा डिटेल से रिव्यू नहीं किया है, बट यूजली ये बच्चों में स्टार्ट होती है और बड़े होते होते कुछ सिम्टम रह जाते हैं और यूजली ठीक हो जाते हैं। ओके, अब जैसे सर आप कह रहे थे कि इम्पल्सिवनेस दैट कैन आल्सो बी लाइक बाकी लोगों से ज्यादा आपको इंटरेस्ट है उस चीज में, इसलिए भी आप शायद आइसक्रीम लेने पहले चले गए या तो या? इन लोगों को कुछ लोग कहते हैं बड़ा हाइपर है, हाँ, तो बेसिकली हाइपर नहीं, वो ADHD है। तो अगर ये शैतान बच्चे हैं तो वो ADHD बच्चे हैं, नॉट शैतान। तो सर ये तो बच्चों की बात हो गई, जो मोस्टली हम देखते हैं बच्चे शैतानी होते हैं। लेकिन बड़े होके भी ऐसे कोई लोग रहते हैं जिनको ना, जिनकी मोस्टली चीजें बात करने से सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है मुझे मेडिकल एड की जरूरत नहीं है, मुझे एक इंसान की जरूरत है जो मुझे सुन ले। एग्जैक्टली, हाँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं ना, दे आर वेरी बैड लिसनर्स। और जो लोग सुनते हैं ना, वो बहुत अच्छे मतलब स्पीकर्स नहीं होते हैं, लेकिन वो आपको इतने अच्छे से सुन लेंगे कि आधे घंटे अगर आप बोल रहे हो बिना सांस लिए भी ना, तो वो इंसान ऐसे नहीं करेगा कि यार कितना बोलती है। लेकिन जो एक इंसान बोलने वाला है ना, वो दूसरे बोलने वाले इंसान को नहीं बर्दाश्त कर सकता। हाँ, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द केस। सो आई थिंक ये भी सर हमारा माइंड डिजाइन ऐसा हुआ है कि जो बोल सकता है ज्यादा वो सुन नहीं सकता, या जो सुन सकता है वो ज्यादा बोल नहीं सकता। ये भी एक ट्रेट है जो हाउ योर पर्सनैलिटी हैज डेवलप्ड। हम्म। अगर आप पेशेंस रख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, उसको रिस्पॉन्ड कर पा रहे हो। कुछ लोग दे फील हैप्पी व्हेन दे कैन स्पीक, हाँ। तो वो नेचर हो गया। कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, हाँ। आउटगोइंग है, दे वांट कि मैं बोलूं लोग सुने। तो ये भी एक टाइप ऑफ ट्रेट्स ही हैं पर्सनैलिटी के, नॉट एब्नॉर्मल बट ट्रेट्स हैं। हाँ। जी। और सर जैसे हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात कर रहे थे, तो उसमें भी देर आर लाइक फ्यू पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो फर्स्ट सेकंड स्टेज में ही आपको पता चल जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत सिवियर स्टेजेस में होते हैं। तो मतलब वो इसलिए भी हो सकता है बिकॉज उनको लैक ऑफ ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं मिला, या हो सकता है मतलब फॉर एग्जांपल किसी को बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, जी। या लेट मी पुट इट दिस वे कि अगर आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं आपको वो सिग्नल देगी कि डूड दिस इज ऑफ, ये चीज ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बोन्स में अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते होगे माइंड में। सो इज आवर बॉडी कनेक्टेड टू द स्ट्रेस ऑफ आवर माइंड? एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आई गेट लॉट ऑफ पेशेंट्स हु हैव रिपीटेड पेन कंप्लेंट्स, पैरों में दर्द होना, हाँ। कमर में दर्द होना, बैक में दर्द होना, एंड दे कीप गोइंग टू फिजिशियंस। जो मेडिकल जो होते हैं ना, MD डॉक्टर्स होते हैं, वो सब टाइप के टेस्ट कराते हैं। भाई खून के टेस्ट करा लिया, एक्सरे करा लिया, MRI करा लिया, CT स्कैन करा लिया, सब नॉर्मल आ रहा है, फिर भी वो दर्द नहीं जा रहा। सो वी हैव टू असेस देम फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि माइंड में क्या स्ट्रेस है। हो सकता है कि घर में कोई इनका झगड़ा चल रहा हो, कोई ना कोई रिलेशनशिप इश्यूज हो, कोई दे माइट बी गोइंग थ्रू ग्रीफ, कोई नियर एंड डियर पर्सन हैज एक्सपायर्ड रिसेंटली जिसका ट्रॉमा रह गया है, या कोई इमोशनल अब्यूज हुआ हो, एनी अदर काइंड ऑफ अब्यूज हुआ हो, जो मन में रह गई, ये बात निकल नहीं पा रही है। तो उनके लिए दोनों थेरेपी एंड मेडिकेशंस दोनों इज वेरी मच हेल्पफुल रहेगा। हाँ, अब जैसे सर क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि बहुत सारे लोग होते हैं जो एक जगह पे फोकस ज्यादा नहीं कर पाते, या बहुत जल्दी से बोर हो जाते हैं एक चीज से। जी। अब बार बार कोई जॉब तो नहीं चेंज कर सकता, तो को मतलब मजबूरी में नौकरी तो करनी ही पड़ती है एक जगह। लेकिन ये भी देखा गया है कि जब वो वेकेशन पे जाते हैं, या उन्होंने अगर एक पर्टिकुलर सिटी से अपने आप को शिफ्ट कर लिया है दूसरी सिटी में, जी। तो कहीं न कहीं उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, जो उनका मेंटल कैपेसिटी होता है चीज़ों को ग्रास्प करने का, या उनका जो खुश रहने की कैपेबिलिटी होती है, वो एकदम से बढ़ जाती है। हाँ, तो अ, हो सकता है कि नए जगह उनको बेटर लग रहा हो। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो नई जगह पे सेट नहीं हो पाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि एक ही जगह पे रह के बोर हो जाते हैं। उनको और लगता है हमको इसलिए तो वेकेशंस वगैरह लोग प्लान एग्जैक्टली, करते हैं। यू नीड अ ब्रेक। क्योंकि जो मोनोटोनस लाइफस्टाइल आप जीते हैं, सुबह उठना 7 बजे, नाश्ता करो, भाग जाओ ऑफिस, हुँ। ऑफिस में जाओ, थोड़ा काम करो, फिर हुँ। लंच हो गया, फिर चाय पी ली, हुँ। फिर सिगरेट पी ली, फिर शाम हो गई, फिर घर आ गए, फिर थोड़ा घुमा फिरा, फिर सो गए। इट इज़ वेरी मोनोटोनस। तो माइंड नीड्स अ ब्रेक। बोलते हैं ना, हवा पानी थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर मेंटल हेल्थ। एटलीस्ट 2 मंथ्स 3 मंथ्स में थोड़ा हवा पानी चेंज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो मोनोटोनस जो लाइफ है वो मोनोटोनी ब्रेक हो जाए, कट हो, हाँ। थोड़ा सा रिलैक्स मिले ब्रेन को। कोई नया टाइप का थॉट आए, नए टाइप की जगह देखो, नए लोगों से मिलो, नया कोई पर्सपेक्टिव आपको मिले, तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर मेंटल हेल्थ।
अब सर आपने बोला कि माइंड नीड्स अ ब्रेक, जिससे मुझे दिमाग में आया कि मोस्टली गर्ल्स बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करती हैं। मुझे बॉयज़ का उतना नहीं पता है, थोड़ा बहुत पता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी टेक इट ईज़ी होते हैं। आई डोंट नो, आप लोग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो कि दिल में ही वो रख रहे हो बात, मुझे नहीं पता। बट गर्ल्स लाइक टू स्पीक अबाउट इट कि ऐसा हो गया था मेरे साथ, फिर ये हो गया था, फिर तुझे पता है क्या हुआ, फिर और बहुत सारी चीज़ें जो हुई भी नहीं होती वो ओवरथिंक कर लेती हैं। और ये पैटर्न ज़्यादातर लड़कियों में देखा गया है। तो सर लड़के भी ओवरथिंक करते हैं? लड़के भी करते हैं, बट ये जो चीज़ें हैं लड़कियों में ये ट्रेट ज़्यादा देखी जाती है। हुँ। इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। जो हुआ नहीं वो भी अज़्यूम कर लेना, या कोई छोटी-सी बात हो उसको बड़ा बना देना, या फिर कोई चीज़ ठीक हो रही है उसको अपने नेगेटिव ले लिया, या फिर ये ऐसे तो ऐसे ही होगा, कोई बुरा है तो बहुत ही बुरा है, अच्छा है तो बहुत ही अच्छा है, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, है ना? मैग्निफिकेशन, छोटी-सी बात को बात का बतंगड़ बना लिया, राय का पहाड़ बना लिया, ये मुहावरे हैं। हाँ। तो ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, दे आर थिंकिंग पैटर्न के एब्नॉर्मलिटीज़ जो गर्ल्स में हो सकती है ज़्यादातर। हुँ, एंड डिप्रेशन, एंग्जायटी भी, मतलब इन माय प्रैक्टिस, आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर प्लेसेस, बट हुँ। गर्ल्स में, फीमेल्स में थोड़ा ज़्यादा ही होता है। हाँ, मतलब आपके पास जो आते हैं पेशेंट्स वो मोस्टली लेडीज़ एंड गर्ल्स ज़्यादा होते हैं। आई गेट फीमेल मेल्स आल्सो, हाँ, लेकिन गर्ल्स में ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होती हैं, ओके। बिकॉज़ मेल्स हैव अ डिफरेंट वे ऑफ टैकलिंग दीज़। ठीक हो जाएगा, हाँ, देखते हैं। एंड आई थिंक सर बायोलॉजिकली भी मेल और फीमेल इतने डिफरेंट है ना, जैसे जहाँ तक मुझे ऐसा फ़ील होता है कि बॉयज़ के जो हार्मोन्स हैं वो इसलिए भी चेंज नहीं होते बिकॉज़ उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है। वो पोस्ट पार्टम जिसको हम बोलते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी के जो इफेक्ट्स होते हैं उन सब से गो थ्रू नहीं किए होते हैं। हाँ, लड़कियों में ऐसे बोलते हैं कि 1 महीने में कम से कम 4 बार आपके हार्मोन्स जो हैं बदलते हैं। दैट मे बी बिफोर मेंस्ट्रुएशन और आफ्टर मेंस्ट्रुएशन और समथिंग एल्स कैन हैपन इन योर बॉडी जी, दैट आल्सो हैज़ एन इफेक्ट ऑन द मूड। एग्ज़ैक्टली। लड़कियों में जो हार्मोन्स हैं, दे चेंज द होल इमोशनल जो सेटअप है ब्रेन का, हाँ, वो चेंज कर देता है। हाँ। एंड इनफैक्ट कुछ बीमारियाँ होती हैं जो सिर्फ़ गर्ल्स में ही होती हैं। जैसे कि जैसे कि एक बीमारी होती है पीएमडीडी, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, ओके, यानी कि पीरियड्स आने के जस्ट पहले हाँ, मन उदास होना, लो मूड हो जाना, कुछ करने का मन नहीं करना, एक बहुत सीवियर डिप्रेशन के स्टेज में चले जाना, करेक्ट। और जैसे ही पीरियड आया आप ठीक हो गए, है ना? तो वो एक 1 वीक बड़ा खराब चल जाता है कुछ लड़कियों का, उस समय बड़ा उनको लो रहता है। तो पीएमडीडी वो जो लड़कियों में होता है, एंड दैट इज़ सोल्ली बिकॉज़ ऑफ दीज़ हार्मोन्स, जो कि मेल में नहीं है, है ना? फीमेल की तो ये इमोशनल जो उनका ज़रा जो टेंडेंट, दे आर टिल्टेड टुवर्ड्स इमोशंस, इट कैन बी बिकॉज़ ऑफ द हार्मोन्स। ये है। जी। ओके। सर टाइप्स ऑफ डिप्रेशन क्या-क्या होता है? तो एक तो ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर ये हो गया। हुँ, दूसरा होता है, एक होता है यूनिपोलर डिप्रेशन, जो आपको डिप्रेशन होगा तो आप मूड लो ही रहेगा। दूसरा होता है बाइपोलर डिप्रेशन, व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें मूड कैन गो अप आल्सो, जिसको हम बोलते हैं मेनिया, एंड मूड कैन गो डाउन आल्सो, व्हिच वी कॉल डिप्रेशन। तो एक तो ये होता है। एक होता है साइकोटिक डिप्रेशन, जिसमें आप डिप्रेशन का एक सीवियर एंड में चले गए हो, जिसमें आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, अपने आप के लिए नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि भई अंदर कुछ गलत हो गया है, बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन्स रॉट हो रही हैं, उस तरह के थॉट्स आ रहे हैं। तो दीज़ आर सम टाइप्स ऑफ अच्छा। डिप्रेशन जो हो So, सकते हैं। sir, this can happen because of lack of love or attention also in childhood? Childhood trauma can lead to depression in the later on Later life. stage. It is one of the causes, yeah. It can be emotional abuse, yeah, physical abuse, sometimes Okay. sexual abuse can also lead to these things. ओके। सर ये भी जो डिप्रेशन और एंजाइटी होता है ये भी जेनेटिक हो सकता है क्या? Yes, lot of psychiatric conditions, जो mental health illness की जो conditions हैं, they have a genetic basis. मतलब if not fully, part of the cause is genetic. मतलब कहीं न कहीं जीन्स आपके बॉडी में आए हैं, जो एनवायरनमेंट से ट्रिगर होने के बाद बीमारी बाहर आई है। मतलब उसको बोलते हैं कि टू हिट, पहला हिट था कि आप जब कंसीव हुए तो आपके जीन्स जब पहुँचे बॉडी के अंदर, और सेकंड हिट है लेटर ऑन इन द लाइफ, जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई, कोई इमोशनल ट्रॉमा आया, कोई नेगेटिव एडवर्स इवेंट आ गया, उसने उसको उभार दिया, बाहर निकाल दिया, टू हिट। तो आप समझ लो कि अगर आपकी फैमिली में किसी को मेंटल इलनेस है, मे बी पेरेंट है या सिबलिंग है, तो यू हैव मोर चांस ऑफ गेटिंग द सेम मेंटल इलनेस, क्योंकि जीन्स सेम है। ओके। जीन्स मतलब आनुवांशिक जो तरीके से आपको जो मिला है, मतलब पेरेंट्स ने जब हाँ। शादी की, दे मेड चिल्ड्रन, बच्चे हुए,
तो उन दोनों का जो जेनेटिक मेकअप है, हाँ बच्चों का जो आया है वहाँ से आया है, पेरेंट्स से आया है, तो दोनों के जीन्स मिक्स होकर आपके बच्चों को मिले हैं। तो कुछ जेनेटिक फ्लॉज हैं, तो जेनेटिक में कोई डिफेक्ट्स आते हैं, वो पास ऑन हो जाते हैं। तो नॉट जस्ट मेंटल इलनेस, बहुत सारी बीमारियां जेनेटिक होती हैं, हाँ कैंसर्स भी होते कर हैं, स्पेल्स वगैरह। लॉट ऑफ चीज़ें। हाँ, तो ये होता है, हम इट्स वेरी कॉमन। अब सर जैसे पेरेंटल ट्रॉमा हमें पता है कि ठीक है जेनेटिक हो सकता है बच्चे में आएगा, तो अगर मैं उससे बचना चाहूँ, जैसे मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं कि मेरे मम्मी पापा दोनों को अलग तरीके का मेंटल इलनेस कभी रहा होगा, लेकिन अब मैं उनकी बच्ची हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस स्टेज को हिट करने से पहले मैं अपने आप को कैसे सेव कर सकती हूँ? ओके, तो इसका कोई राइट आंसर नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट फुल्ली प्रूवन के अगर पेरेंट को कोई मेंटल इलनेस है तो आपको हो ही जाएगा, ये श्योरिटी नहीं है। मतलब अगर उनके 4 बच्चे हुए या 3 बच्चे हुए, तो किसी एक को शायद हो या ना भी हो, हाँ इट इज़ नॉट श्योर, नॉट वेरी कन्फर्म, बिकॉज यहाँ पे जस्ट जीन्स नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, विच हमने पहले बात की थी, बायो साइको सोशल। तो उसमें बायो जो पार्ट है वो जीन्स का पार्ट है, करेक्ट। और साइको मतलब साइकोलॉजिकल पार्ट है, हाँ आपके जो इमोशनल अब्यूज़ है, इमोशनल ट्रॉमा है, जो लाइफ के एडवर्स इवेंट्स हैं। फिर सोशल जो पार्ट है, फॉर एग्जांपल आप कितना सोशलाइज करते हो, सोशल आपका जो सपोर्ट कैसा है, डू यू हैव लविंग पेरेंट्स, लविंग रिलेटिव्स, फैमिली, डू फैमिली। यू फील सेफ देयर? तो बायो साइको सोशल। अब फॉर एग्जांपल कोरोना में क्या हुआ था, सब लोग घर बंद हो गए, सोशल लाइफ कम हो गई, तो ये जो थोड़ी बहुत जो चीज़ें जो दबी हुई थी वो थोड़ी बाहर आ गई। देयर वाज इंक्रीज स्पर्ट ऑफ केसेस ऑफ एंजाइटी, एंग्जायटी। डिप्रेशन, क्योंकि जो चीज़ें सोशली आप मिलजुल के आप ठीक रखते थे, अपनी जो भड़ास बाहर निकालते थे, वो कम हो गई थी। वर्क फ्रॉम होम भी जब से हुआ है लोग बहुत डिप्रेस्ड रहने लगे हैं। बिकॉज़ एज़ यू सेड, Social क्योंकि being। ये सोशल बीइंग है, हाँ वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोशलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी बातों को रखना, दूसरा समझे, आपको लिसन करे एंड वैलिडेट करे कि हाँ हाँ, ये है, ऐसा है। करेक्ट। इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि आपको सॉल्यूशन देगा ही देगा, लेकिन वो बस वैलिडेट कर देगा, दैट इज़ आल्सो समटाइम्स हाँ इनफ। बहुत बार ऐसे भी होता है सर कि जैसे आपके पेरेंट्स होते हो उससे आप बिल्कुल डिफरेंट होते हो। जैसे मेरी मम्मी अगर बहुत रिजर्व्ड है, नहीं बोलती हैं, तो कोई बोल ही नहीं सकता इनकी बेटी हूँ मैं, क्योंकि मैं इतना बोलती हूँ, हो सकता है मेरे को पापा के जीन्स मिले हो या ऐसे, बट मोस्टली ऐसा भी देखा गया है कि एक इंसान जो बिल्कुल डिफरेंट है, उनका ही जो एक बाय प्रोडक्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। यस, बिकॉज़ ये सब एक स्पेक्ट्रम में है। एक स्पेक्ट्रम है कि बंदा एकदम इंट्रोवर्ट है, हाँ दूसरा स्पेक्ट्रम में एक्सट्रोवर्ट है। यहाँ से यहाँ तक देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स। बिकॉज उनकी लाइफ जर्नी, उनके एक्सपीरियंसेस बहुत डिफरेंट रहे होंगे यहाँ से। अब वो उनका स्कूल में क्या हुआ, हाउ दे वर रेज्ड, उनकी व्हाट हैपेंड इन देयर लाइफ, व्हाट वर द इवेंट्स इन देयर लाइफ, वो आपकी लाइफ में क्या हुआ उससे टोटली डिफरेंट है। सो हाउ योर पर्सनैलिटी हैज बीन फॉर्म्ड हाँ इज टोटली डिफरेंट, है ना? आपके बचपन में क्या हुआ, उससे आपका माइंड कैसे मोल्ड हुआ, कैसे ऑल्टर हुआ, फिर स्कूल में आपका कैसा रहा, जो भी एक्सपीरियंस था, हाउ यू व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू गॉट, लाइक फॉर एग्जांपल यू वर अ टीवी पर्सनैलिटी, तो आपको टीवी में जरा मिला मौका काम करने का, तो आपकी एक्सट्रोवर्ट वाला जो था ना वो उभर के आ गया। उभर के आ गया। हाँ बोलने का अगर यू गॉट दैट क्वालिटी, क्या हाँ अच्छी बोलना है, यू आर वेरी गुड स्पीकर एंड एफ्लुएंट एंड यू डोंट गेट एंग्जाइटी, आराम से बोल सकते हो, तो वो आपका उभर के आ गया। सो यू आर व्हाट यू आर, योर पर्सनालिटी हैज बीन मोल्डेड। दैट। जैसे बोलते हैं ना कि वैक्स को मोल्ड करते हैं, तो वो मोल्ड होता है, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द जीन्स। जीन्स तो बस एक पार्ट है, उसके बाद इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं, साइको सोशल, है ना, बायो, नॉट जस्ट बायो, साइको सोशल, वो आपको पूरी तरह फॉर्म करता है। एंड कभी कभी कहीं फॉल्ट आ गया इनको फॉर्म करने में, तो इट कैन कॉज इलनेसेस ओके। लाइक डिप्रेशन, एंग्जाइटी। तो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, नॉट जस्ट जीन्स। या ओके सर स्लीपिंग डिसऑर्डर क्या होता है? स्लीपिंग डिसऑर्डर्स ऑफ मैनी टाइप्स, जिसमें मोस्ट कॉमनली कहते हैं लोगों को नींद नहीं आती है। वी हैव अ वेरी इलाबोरेट वे ऑफ असेसिंग दैट। नींद नहीं आती है तो उसको पहले पूछना पड़ता है कि नींद, 3 टाइप की दिक्कत होती है। एक तो इनिशिएशन में दिक्कत हो, ठीक है। यानी कि नींद आप लेटने गए और लेटने से नींद आने तक वो जो टाइम होता है वो कितना है, मतलब उसमें बहुत घंटों लग जाते हैं सोने में, इनिशिएशन में दिक्कत है। दूसरा है मेंटेनेंस में, आप सो तो गए लेकिन कुछ घंटों बाद नींद खुल गई, कच्ची नींद। कच्ची नींद, फिर आपको नींद नहीं आ रही, तो मेंटेनेंस में दिक्कत है। या फिर सो गए और एंड में आप जल्दी उठ गए, 3 बजे उठ गए, 4 बजे उठ गए, और उठने के बाद जरा लग रहा है सर भारी है, ठीक से नींद नहीं आ रही है। तो दिस कैन बी अर्ली ऑनसेट इंसोम्निया, मिडिल इंसोम्निया एंड टर्मिनल इंसोम्निया। ये 3 टाइप के होते हैं। अर्ली इंसोम्निया, सोने जाने में दिक्कत है। मिडिल इंसोम्निया, यानी कि बीच में आँख खुल जाती है।
फिर नींद नहीं आती है, और टर्मिनल इंसोम्निया यानी कि जल्दी आँख खुल जाती है एंड रिफ्रेशिंग स्लीप नहीं आती है। तो इस तरह का आता है। तो ये स्लीप डिसऑर्डर है, व्हिच इज़ नॉट अ डिसऑर्डर इन इटसेल्फ। ये यूजुअली एंग्जायटी में डिप्रेशन पाया जाता है। और सर किसी-किसी लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है। ये भी हो सकता है, इट कैन बी हाइपरसोम्निया। इट कैन सर इज़ इट अ पॉसिबिलिटी कि किसी का माइंड को ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, किसी के माइंड को कम की है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको इलनेस से जोड़ के ना देखें। जैसे किसी की बॉडी है जो 5 किलोमीटर दौड़ के नहीं थकती है, किसी की 2 किलोमीटर दौड़ के थक जाती है। हाँ, बिल्कुल, ये भी एक ना स्पेक्ट्रम है। कुछ लोगों को 4 घंटे के बाद भी दे आर रिफ्रेश्ड, उसके लिए नॉर्मल है वो, परफेक्टली नॉर्मल है। आप बोलोगे कम सो रहे हो, पर वो उठ के ही इज़ फ्रेश। हाँ। वो कोई इलनेस नहीं है, वो उसके लिए ठीक है, उससे दिक्कत नहीं आ रही है। बीमारी भी तब कहते हैं जब आपको कोई प्रॉब्लम हो लाइफ में, उससे दिक्कत नहीं आ रही है, ही इज़ मेंटेनिंग हिज़ वर्क, ही इज़ गोइंग टू हिज़ जॉब, उसकी रिलेशनशिप में ही कोई इज़ एनर्जेटिक। एनर्जेटिक, ही इज़ फीलिंग रिफ्रेश्ड, तो उसके लिए वो नॉर्मल है। और कुछ लोगों को 9 घंटे सोना पड़ता है ना? अगर नहीं सोएगा तो हेडेक हो जाएगा, वो उसके लिए नॉर्मल है। तो एवरीबॉडी इज़ डिफरेंट, जैसे मैं डिफरेंट हूँ, आप डिफरेंट हो, वो उनको शायद ज़्यादा नींद आना पड़े, वो डिफरेंट है। एवरीबॉडी इज़ मेड डिफरेंट, ओके। तो इस तरह होता है। जी। डॉक्टर शारिक बिकॉज़ आप एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के इतने सारे पेशेंट्स हैंडल करते हैं, जी। व्हाट इज़ द एज ब्रैकेट जो आप मैक्सिमम देख रहे हैं? तो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी की जो एज ब्रैकेट है, वो है यंगस्टर्स में है। 15 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक मोस्ट कॉमनली इस एरिया में ज़्यादा देखा जाता है, या इन इस एज ग्रुप में ऑनसेट होता है। एंड ऑनसेट होने के बाद हो सकता है बीच में ठीक हो गए, लेटर ऑन इन लाइफ दे माइट गेट वन अदर अनदर एपिसोड। हुँ। तो 15 से लेके 30s का जो होता है ना एज ब्रैकेट, हाँ। वो इसके लिए होता है। ओके। बट इट वैरीज फ्रॉम डिसऑर्डर टू डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल, अगर एडीएचडी है, ऑटिज्म है, ये तो यंग बच्चों में देखा जाता है, हाँ। मतलब 3 इयर्स के बाद, 5 इयर्स के बाद, एंड देन उसके बाद धीरे-धीरे ठीक होता है। तो पर्सिस्टेंट ये चीज़ें होती हैं, तो यंग में ये देखा जाता है, एडीएचडी, ऑटिज्म। एंग्जायटी भी होती है उनमें, स्कूल की एंग्जायटी होती है, कुछ बच्चों में होती है। डिप्रेशन आजकल यंग उसमें भी देखा जा रहा है, 10 साल के बाद में भी देखा जा रहा है। फिर अगर देखो तो बाइपोलर डिसऑर्डर, ये 20s के की बीमारी है, 20s में स्टार्ट होती है यूजुअली, 20s टू 40s में आता है बाइपोलर डिसऑर्डर। एंड एडवांस एज ग्रुप में पार्किंसंस डिजीज़ है, डिमेंशिया है, इस तरह की जो बीमारियाँ आती हैं। एंड माइग्रेन है, माइग्रेन भी यंग में ही आता है ज़्यादातर, यंग एज में होता है। इट वेरीज़ फ्रॉम फ्रॉम इलनेस टू इलनेस, बट यूजुअली यंग एज में 15 15 से 30s में ये देखी जाती है ओके। इलनेसेस। ओके। अब सर कुछ लोग होते हैं जो ना अगर डिप्रेस्ड होते हैं तो वो दे ईट अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स या स्वीट्स या चीज़ एंड ऑल ऑफ दैट। कुछ लोग होते हैं जिनका एपेटाइट लूज़ हो जाता है। तो एंड सम पीपल लाइक अगर वो अच्छा खाना खाते हैं ना तो वो नेचुरली बहुत अच्छा फ़ील करने लग जाते हैं। जी। तो ये हमारा जो खाना है ये भी हमारे माइंड को चेंज ये करता है? एब्सोल्युटली, ये जो खाना होता है, उसमें कुछ खानों में सेरोटोनिन का मात्रा ज़्यादा होती है, लाइक सम चीज़ एंड सम चॉकलेट्स। उससे ये जो बॉडी, जो ब्रेन के जो केमिकल्स हैं ना, जो ज़रा इम्प्रूव हो जाते हैं, तो यू फील बेटर। दूसरी बात है कि इट इज़ वन ऑफ द कोपिंग स्ट्रेटजीज़। यू फील लो, यू फील थोड़ा डिप्रेस्ड, तो अच्छा कुछ खाओगे, यू फील बेटर। तो कोपिंग स्ट्रेटजी हो गया। जिस तरह से कोप करने के लिए कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल कंज़्यूम करते हैं, कुछ लोग अच्छा खाना खाते हैं या जंक फूड खाते हैं, तो इट इज़ अ वे ऑफ कोपिंग। कि ऑल्दो इट इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी कोपिंग मैकेनिज़्म, बिकॉज़ वेट गेन, एंड अगर अल्कोहल ले रहे हो तो फिर लिवर डिसीज़ ये सब हो सकती है। तो ये जंक फूड ईटिंग, अल्कोहल, सिगरेट इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजी। नॉट इससे एट ऑल। हाँ, बेटर है कि आप यू डू सम हेल्दी थिंग्स लाइक एक्सरसाइज़, जिम हुआ, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ हुआ, योगा वॉक हुआ, या वॉक हुआ, जॉगिंग हो गई। टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, लिसनिंग टू म्यूजिक, सम काइंड ऑफ डांस या कुछ, है ना, फॉलोइंग योर हॉबीज। तो कोई हॉबी पकड़ लो आप, पेंटिंग हुआ, कुछ हुआ, व्हाटएवर गिव्स यू हैप्पी, व्हाटएवर मेक्स यू बेटर, वो करो तो वो बेटर। दे आर वेरी इफेक्टिव एंड वेरी हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज, करेक्ट, इंस्टेड ऑफ जंक फूड खाना या फिर स्मोकिंग या ड्रिंकिंग। करेक्ट। तो ये और सर आई फील कि क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट आई विल टेक दिस क्वेश्चन देन आई विल आस्क अनदर। जैसे अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन के भी बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो एक टाइम पे अल्कोहल ले रहे थे या किसी तरह का ड्रग ले रहे थे, नाउ दे वांट टू क्विट इट। तो उसमें मोस्टली जैसे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं सामने? तो somebody who has taken alcohol for a long time, अल्कोहल बहुत लंबे टाइम तक अगर आपने लिया है, हम्म। बेसिकली अल्कोहल ब्रेन को डिप्रेस करता है, मतलब दबा के रखता है। तो उसके इफेक्ट के अंदर आप अच्छा फील करोगे, ब्रेन थोड़ा काम हो जाएगा। बट अगर सालों साल तक या काफ़ी टाइम से अल्कोहल लिया हुआ है, सडनली आप छोड़ोगे,
तो जैसे कि स्प्रिंग होती है, उसको दबा के रखा होता है, आपने हाथ हटाया तो स्प्रिंग उछलती है, तो ब्रेन गोज इनटू एन एक्साइटमेंट। तो उस केस में आपके हाथ पैर कांपेंगे, बॉडी पेन्स होंगे, मतलब यू गो इनटू अ वेरी सीवियर विड्रॉल रिएक्शन। तो सडनली इसको छोड़ना इज नॉट गुड ऑप्शन। यू कैन इवन हैव फिट्स, उसको बोलते हैं अल्कोहलिक फिट्स या रम फिट्स। दौरा पड़ना, बेहोश हो जाना, गिर जाना, ये हो सकता है। एंड अल्कोहल छोड़ते ही आपका मूड कैन गेट डिस्टर्ब्ड, वायलेंस, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आएगी आपको क्योंकि ब्रेन एक्साइट हो गया, ब्रेन है ना अप हो गया, अब ज़रा एक्साइटमेंट में आ गया, नींद नहीं आएगी आपको, खाना पीना शायद छूट जाएगा, फिट्स तो आ ही सकते हैं, हाथ पैर कांपेंगे, पूरी बॉडी पेन करेगी, क्रेविंग बहुत इंटेंस होगी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए अल्कोहल को वेरी वेरी अंडर द गाइडेंस ऑफ अ प्रोफेशनल डॉक्टर आपको छोड़ना चाहिए। और अल्कोहल को डिटॉक्स करना भी एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है, दवाइयाँ होती हैं या फिर हॉस्पिटल का स्टे भी होता है, जिसमें हम अल्कोहल का जो इफ़ेक्ट है, उसको रिप्लेस करके दवाई वहाँ लगाते हैं और उस दवाई को हम धीरे-धीरे टेपर डाउन करेंगे, ठीक है? तो ब्रेन में जहाँ अल्कोहल थी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कुर्सी है, आप बैठे हुए हो, तो आपको हटा के किसी और को बिठाया जाएगा और फिर उसको धीरे से उठाया जाएगा, तो ब्रेन नॉर्मलाइज़ हो जाएगा। ओके। तो इसमें भी काफ़ी सारे मेडिकेशंस हैं, एंटी क्रेविंग एजेंट्स हैं और बेंज़ोडाइज़ेपिन्स हैं। तो इसको यूज़ करके हम किसी के अल्कोहल को छुड़ा पाएँगे और धीरे-धीरे दवाई को भी टेपर ऑफ करके उसको एज़ नॉर्मल एज़ पॉसिबल उसको वी कैन गेट हिम बैक टू नॉर्मल ओके। चीज़ें, हाँ। सर, हाउ टू कोप अप विथ वर्क स्ट्रेस एंड फैमिली स्ट्रेस? बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्ट्रेंजर्स के सामने ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं अपनी बात बोलने से, रादर देन अपने रिलेटिव्स या नोन लोगों के बीच में, क्योंकि हमें वो फियर ऑफ जजमेंट होता है कि हम कुछ भी बोलेंगे ये तो जज कर देंगे, या हम इनसे बोलेंगे तो पता नहीं ये और 10 रिश्तेदारों से बोल देंगे जाके। हाँ, तो ये भी एक बड़ा कॉमन है कि वर्क स्ट्रेस हो रहा है और रिलेशनशिप स्ट्रेस हो रहा है। तो इसमें असेसमेंट करना पड़ता है कि क्यों हो रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? डू यू नॉट फील कंफर्टेबल विथ योर द सिग्निफिकेंट पार्टनर? क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं दैट मेक्स यू अनकंफर्टेबल? तो उसमें रिलेशनशिप काउंसलिंग होती है। उसमें आपके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं आपके और उनके, उसको वर्क किया जाएगा। द वे ऑफ एड्रेसिंग ईच अदर, अपने बात को कैसे रखना है ना? गिविंग द हेल्दी बाउंड्रीज़, ये देखा जाता है। फिर वर्क का जो स्ट्रेस है, वो वर्क एनवायरनमेंट में रखो। घर आने के बाद उसको ना लेके आओ। स्विच योर वर्क मोड इनटू होम मोड, ताकि कि वर्क का स्ट्रेस यहाँ ना आए। हो सकता है आपको आपके बॉस ने कुछ कह दिया हो या वर्क में कोई स्ट्रेसफुल कोई चीज़ हो गई हो, उससे आप स्ट्रेस्ड आउट हो, आप उसको घर पे आके ना निकालें, उसको वहीं रखें, क्योंकि घर में फिर माहौल ख़राब होगा। घर का जो स्ट्रेस है, वाइफ से बांध दो, कोई लड़ाई हो गई है या फिर घर की कोई लड़ाई है, उसको आप अपने वर्क पे ना ले जाएँ। तो कीप द बाउंड्री मेंटेन्ड, है ना? एक हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करिए। एंड कम्युनिकेशन भी बहुत मैटर करती है कि हाउ डू यू कम्युनिकेट विथ योर लव्ड वन। स्ट्रेस में आके आप घर से अगर आपने कुछ कह दिया अपने वाइफ को या पार्टनर को, तो फिर दैट विल बी बैड फॉर योर रिलेशनशिप ऑल्सो। उसका लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट असर रहेगा। जो आज आपने कही ये बात आपके मुंह से निकल गई, लेकिन अगले इंसान को कैसे लगती है, वो उसको कैसे लेता है, इन चीज़ों को बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। एंड ट्राई टू फाइंड वेज टू टैकल द स्ट्रेस, लाइक स्पेंडिंग सम काइंड ऑफ टाइम टुगेदर, गोइंग फॉर वॉक, कोई एक्टिविटी साथ करो। इवनिंग वॉक इज़ अ वेरी ईज़ी थिंग टू डू, तो इससे स्ट्रेस भी कम होता है। डूइंग योगा, प्राणायाम, सम काइंड ऑफ म्यूज़िक ले सकते हो। तो ये तो सर रिलेशनशिप के लिए हो गया। जैसे मैं ये पूछना चाह रही थी कि रिश्तेदारों में आप नहीं बता एक्सप्रेस कर सकते अपने आप को वैसे, जैसे आप किसी स्ट्रेंजर से कर रहे हैं। तो अब ये तो में भी आई थिंक यही जजमेंट का ही फ़ियर अब होता है। ये डिपेंड करता है रिलेटिव्स कैसे हैं आपके। अगर वो आपको जज तो कर रहे हैं रिलेटिव्स कैसे होते हैं आपको पता है? अगर आपको जज कर रहे हैं तो मतलब वो रिलेटिव्स की ही प्रॉब्लम है, वो तो आपकी नहीं है। सो यू हैव टू बैलेंस के कितना बताना है आपको, नॉट टू गिव देम द होल पिक्चर, करेक्ट, डोंट बी एन ओपन बुक टू इट। अपने, हाँ, अपने पत्ते फिर ना खोलो, क्योंकि अगर वो जज करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आपको ही होगी। सही बात है। सर बहुत बार ऐसे भी इंस्टेंसेस मैंने सुने हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि हम लोग ना ऐसे सपने देखते हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि ट्रेन छूट रही है। ट्रेन चल रही है और हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, या फिर एक बहुत बड़ी खाई है जहाँ पे गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। तो ये भी हमारे माइंड से रिलेटेड होता है? यस, ड्रीम्स हमें जो देखते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक तरह से मिरर है हुँ, कि सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। हुँ। ओके, पहले बताऊँ, एक होता है कॉन्शियस माइंड, जो हमारे हम जो चल रहा है, हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसके हम भी अवेयर नहीं होते हैं। और वहाँ सब हमारे लाइफ़ के ट्रॉमास, लाइफ़ की जो मिसहैपनिंग्स होती हैं,
जब हमें बड़ा इनसिक्योर फील हुआ होगा, वो चीज़ें वहाँ मेमोरी स्टोर होती हैं, जो स्ट्रेसफुल पीरियड में वो बाहर आ जाती हैं। और कैसे आती हैं? बैड ड्रीम्स, नाइटमेयर्स इस तरह के होते हैं। तो हो सकता है कोई ना कोई इनसिक्योर मोमेंट्स हो कि लाइफ की आपके होंगे, जो ट्रॉमा जो प्रॉपर्ली हील्ड नहीं हो, वो वहाँ सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। वो इस तरह से बाहर आते हैं, लाइक नींद में कोई बोलना, बड़बड़ाना, यू नो नाइटमेयर्स होना। ये एक थ्योरी है, इट इज़ नॉट फुल्ली प्रूवन। ओके। एंड वैसे भी ड्रीम्स को इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, सिग्निफिकेंस नहीं होता है उसमें। बट बैड ड्रीम्स डेफिनेटली दैट मीन्स कि कोई ना कोई एंग्जाइटीज़ हैं आपकी, तो उसकी भी दवाइयाँ आती हैं, वी ट्रीट दैट ऑल्सो, कोई इज़ वेरी इजीली ट्रीटेबल। ओके। जी। सर स्लीप वॉक क्यों करते हैं लोग? स्लीप वॉक भी एक कंडीशन होती है, उसमें आप ब्रेन तो आपका सो गया, मतलब रिलैक्स हो गया, बट जो बॉडी होती है, जो रिलैक्स होना चाहिए, वो नहीं होती है। तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशन, स्लीप वॉकिंग या स्लीप टॉकिंग, ये कंडीशन होती है। तो सर स्लीप वॉक में अगर इंसान का ब्रेन सो रहा है और उसकी बॉडी जगी है तो उसको कैसे पता कहाँ जाना है, क्या करना है? यस, इट इज़ क्वाइट रिस्की। आप गिर सकते हो, आप कुछ रिस्की चीज़ कर सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट लग जाए आपको, या कुछ शार्प कोई चीज़ पड़ी हो, उसमें आपका पैर से लग जाए। इट इज़ क्वाइट रिस्की। क्योंकि रीजनिंग आप नहीं कर पाओगे नहीं ना। कर पाओगे, आपकी ब्रेन आप सो रहा है। हम्म। ऑल्दो इट अकर्स वेरी रेयरली, बड़ा मैंने तो बड़े कम केस देखे हैं ऐसे। बट ये भी एक स्लीप डिसऑर्डर है, उसको भी एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। हो सकता है ब्रेन की कुछ जाँच भी कराना पड़े इसके लिए, एमआरआई स्कैन या ईईजी कराना पड़े, बट इट इट कैन बी ट्रीटेड। इतना इट्स Okay. नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू Okay. एड्रेस। सर जो बहुत सिवियर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें लोग जैसे सेडिस्ट होते हैं या दूसरों को परेशान करने में या पेन देने में इनको मजा आता है, जी। साइकोपैथ्स जिनको हम बोलते हैं, सर उनका क्या उनको ऐसा ट्रिगर करता है कि उनका इतना ज्यादा माइंड हुँ। इफेक्ट हो जाता है? सो हमने तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को डिवाइड कर दिया कि ये ऐसे, ऐसे, ऐसे हैं। कुछ बड़े यूनिक टाइप के होते हैं और नॉट ईज़िली क्लासिफाएबल, मिक्स होता है, वो भी होते हैं। दे आर वेरी डेविएंट पर्सनैलिटीज़। दे गेट एन्जॉयमेंट आउट ऑफ डूइंग बैड थिंग्स टू चिल्ड्रन ऑल्सो, टू पीपल, लड़कियों को भी करते हैं, करेक्ट। है ना? तो ये थोड़ा क्रिमिनल माइंडसेट होता है। तो वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट देम, क्योंकि इनका माइंडसेट बड़ा वायलेंट और ट्विस्टेड माइंडसेट होता है। ये साइकोपैथ्स बोलते हैं। बट ये अगेन दो पर्सनालिटीज होते हैं, घर में आप इनको देखोगे तो आपको लगेगा कि इनसे ज्यादा शरीफ तो कोई नहीं है, पर जब वो दूसरा पर्सनालिटी ट्रिगर होता है तो वो बिल्कुल पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। बेसिकली उनकी पर्सनैलिटी वैसी ही होती है जैसे ये हैं, मतलब नेगेटिव, वो वायलेंट। बट घर पे या फिर वर्क प्लेस में दे ट्राई टू हाइड इट। दे एक कर्टन टाइप का वो लगा रहते हैं, ताकि कोई झाँक के देख नहीं पाए। अदरवाइज़ वो सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। पीपल विल नॉट लेट देम वर्क और मेंटेन अ लाइफ। फिर वो उनका जो डार्क साइड है, वो वहाँ निकालते हैं जहाँ दे फ़ील कि अब यहाँ पे कोई देखेगा नहीं, यहाँ पे उस तरह से होता है। यूजुअली हम देखते हैं कि कोई मास मर्डरर था, या फिर कोई है ना, जो बच्चों को किडनैप करता था या गर्ल्स का रेप करता था। ही वाज़ अदरवाइज़ अ नॉर्मल पर्सन। ही वाज़ डूइंग अ 9 टू 5 जॉब, मेंटेनिंग अ फैमिली, बट उसका जो डार्क साइड था वो अलग तरह से निकालता था। तो समहाउ ही वाज़ गेटिंग अ प्लेज़र आउट ऑफ डूइंग दोज़ थिंग्स। तो तो उसकी ये भी पर्सनैलिटी, जी, उसकी पर्सनैलिटी इस तरह फ़ॉर्म हुई थी, फ्रॉम व्हाटएवर ही हैज़ गॉन थ्रू इन हिज़ अर्ली चाइल्डहुड, या जो भी ट्रॉमास हुए थे, जो उसने विटनेस किए, उसकी पर्सनैलिटी वैसे फ़ॉर्म हुई है। तो ये अनक्लासिफाएबल टाइप की कुछ बीमारियाँ होती हैं, वो सब एवरीथिंग इज़ डज़न्ट फिट इन द बॉडी, सेम अम्ब्रेला। सेम अम्ब्रेला। Unhealed traumas can also like या lead to very adverse effect on the brain. यस, बिल्कुल, हाँ। लाइक समबडी हू हैज़ विटनेस्ड सिवियर ट्रॉमा, लाइक वॉर क्राइम्स या जो भी होता है, उसकी माइंड उस तरह से अल्टर हो जाती है कि ही विल गेट प्लेज़र इंटो डूइंग दोज़ थिंग्स टू अदर पीपल ऑल्सो, बिकॉज़ ही हैज़ सीन दैट दोज़ थिंग्स हैपनिंग टू समबडी इन वेरी अर्ली एज। तो उसकी माइंड में वो उसका बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट आया है। तो ये क्वाइट वेरी Disturbing. डिस्टर्बिंग है, वेरी डिस्टर्बिंग। अब सर जैसे आज का यूथ है, जी। माइंडसेट जो है वो आप देख रहे हैं कि 15 टू 30 के ब्रैकेट में है जहाँ पे एनजाइटी हो रही है, छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, ट्रॉमास जो है उनके वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तो हाउ डू यू सी द फ्यूचर लाइक टॉकिंग साइकोलॉजिकली और इन साइकेट्री इफ आई सी, तो हेल्दी माइंड्स हमारे यूथ के पास मैक्सिमम है कि ट्रीट करना पड़ रहा है सर? हेल्दी माइंड इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्मिनोलॉजी। अब अभी जो प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया जाता है, बी इट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या फिर एकेडमिकली उनको अचीव करने के लिए फ़ोर्स किया जाता है। सो दे आर लूज़िंग देयर इनोसेंस, एंड जो चाइल्डहुड जो उनका जो होना चाहिए, उस तरह निकल नहीं रहा। दे आर स्पेंडिंग मैक्सिमम टाइम्स इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन्स,
कोई होमवर्क दे दिया कि आप ये करके लेके आओ, या फिर अदरवाइज यूट्यूब देखना, इंस्टाग्राम देखना, माइंडलेस स्क्रॉलिंग थिंग्स, अननेसेसरी थिंग्स। एंड जो एक स्पोर्ट्स करना चाहिए, जो एक खेल कूद भी करना चाहिए, वो नहीं करते हैं, क्योंकि दे आर बिजी इन देयर वर्क, स्टडीज में ही। मतलब स्कूल से आओ तो फिर ट्यूशन जाओ, ट्यूशन से आओ तो होमवर्क करो, इतने में दिन निकल गया, तो देर इज नो एवेन्यू फॉर एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या देयर वाज अ टाइम सर हम सितौलिया पिड्डू वगैरह खो खो खेलते थे। कॉलोनी के बाहर इतनी ज्यादा रौनक रहती थी कि भाई ऐसा लगता था जो आसपास जिनके घर बॉल चली जाती थी वो लोग बोलते थे बस करो यार, जब तक बॉल दिखती नहीं थी ना, अंधेरा नहीं हो जाता था, तब तक हम खेलते थे। अब तो कोई खेलता है तो तुम कितना खेल रहे हो, पढ़ाई करो, तो उसका जरा चेंज हो गया है, हेल्दी खेल बैलेंस वाज मेंटेन नहीं हो रहा। हाँ, खेल वाज एसेंशियल कि भाई अगर संडे है तो खेल पहले फिर होमवर्क आता था। हेल्दी बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा, और इसमें ये भी है कि थोड़ा जो कॉम्पिटिटिव जो आ गया है कंपटीशन बहुत पेरेंट्स में, ज्यादा हो गया है सर। एंड बच्चे भी कम हैं, एक दो बच्चे होते हैं सबके, तो सब दे वांट द बेस्ट कि ये बेस्ट ही करे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यंग जो छोटे बच्चे हैं 3 साल या 4 साल से, वो सब कर लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, खोल लेते हैं। वेरी कंसर्निंग कि इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम उनका होता है, एंड मुझे लगता है अनहेल्दी इससे ईटिंग हैबिट्स भी हैं। हाँ, तो उससे भी दे डोंट फील द नीड टू वर्कआउट, या वो होता है। दूसरी बात ये है कि आजकल जो ड्रग यूज़ है ना, वो बहुत बच्चों में आ गया है। मतलब आई एम गेटिंग यंग यंग चिल्ड्रन, लाइक 12 साल के, जो स्मोक कर रहे हैं। कुछ महीने पहले एक बच्चा आया था, वो ही यूज्ड टू इनहेल द, जो साइकिल का टायर जोड़ने का आता है, केमिकल आता है, हम्म, उसको बोलते हैं एडेसिव, बोलते हैं हम्म। एडेसिव। वो सूंघता था, 10 साल का बच्चा, और उसके पेरेंट्स उसको बांध के रखते थे, घर में बांध के रखते थे। खोलेंगे तो वो भाग के जाएगा, एडेसिव लेके आएगा और सूंघेगा। उसको बोलते हैं इनहेलेंट अब्यूज। ये भी आजकल हो गया है। दूसरे इतने नशे आ गए हैं कि यू विल बी सरप्राइज कि क्या हो रहा है। स्कूल के बाहर लोग नशा बेचते हैं, और मतलब यंग चिल्ड्रन, 12 साल की लड़कियां, 13 साल की लड़कियां, दे आर स्मोकिंग सिगरेट्स, स्मोकिंग क्या जो बोलते हैं, वो लेती हैं। वेरी कंसर्निंग है, यंग बच्चों में भी नशा बहुत बढ़ रहा है। और सम सिवियर जो है, हाई लेवल नशे होते हैं, चिट हुआ, स्मैक हुआ, बहुत बढ़ गया है। वेरी कंसर्निंग फॉर द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग अबाउट दिस। करेक्ट सर। एंड आई थिंक मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जैक्टली। बिकॉज एक तरीके का हार्मोन जो फीड हो रहा है वो एकदम से बंद हो जाएगा तो बॉडी तो रिएक्ट करेगी ना, वो बॉडी का भी एक रिफ्लेक्सेस हो सकता है। लाइक वी टॉक्ड अबाउट के जो यंग एज में जो पर्सनैलिटी फॉर्म होती है 10 से लेके 20 साल में, उस दौरान आप ब्रेन को इंसल्ट कर रहे हो, गिविंग देम ड्रग्स। तो जो हेल्दी जो पर्सनैलिटी फॉर्म आना चाहिए थी, हेल्दी ब्रेन जो फॉर्म आना था, वो जरा नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ उसमें इंसल्ट हो जाएगा, जो लेटर ऑन लाइफ में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स या फिर एनी मूड डिसऑर्डर, और वो हर एस्पेक्ट कुछ को भी फिर इफेक्ट करेगा, आपके सोशल फैक्टर को, बायोलॉजिकल, साइको, हर चीज, हर एक फैक्टर को वो एग्जैक्टली, हाँ इफेक्ट वो करेगा। करेगा, हाँ बिल्कुल। फिजिकल हेल्थ भी खराब हो जाएगी, अब नशे करोगे तो बहुत डिफिकल्ट होएगा आपके लिए। सर कुछ क्विक ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके जानना चाहेंगे हम जो बहुत ही एडवर्स रहे हुए हैं और आपको भी ऐसा लगा हो कि दिस इज अ वेरी पेक्यूलर केस टू ट्रीट और टू एड्रेस। तो ओवरऑल जो पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर्स होते हैं, दे आर थोड़ा सा ट्रबलसम होता है ट्रीट करना, क्योंकि दैट इज़ नॉट बेसिकली इलनेस, दैट इज़ हाउ यू आर। उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वन पर्टिकुलर केस, जो एक फीमेल थी, एंड शी हैज़ अ बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो शी यूज टू कट हर सेल्फ, कटिंग हैंड्स या फिर थाइज में कट करना, सेल्फ हार्मिंग जो होते हैं ना। तो उसको देख के मतलब बड़ा ऑकवर्ड लगा। मतलब उसके हाथ में जैसे जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं, हम्म। रेल ट्रैक्स टाइप के मार्क्स थे पूरे, यहाँ पर, थाइस पर और नेक पर। एंड उसने नेक पर जो था, तो टैटू बना रखा था उसको छुपाने के लिए। एंड शी वॉज सिवियरली एडिक्टेड टू अल्कोहल, ड्रग्स। एंड बिकॉज इनका जो सेल्फ एस्टीम इतना लो रहता है, दे आर इन कॉन्स्टेंट नीड ऑफ प्रेज, एंड कोई पसंद करे, लाइक करे। तो शी वॉज गेटिंग इन टू ऑल द रॉन्ग थिंग्स, लाइक लॉट ऑफ अब्यूसिव रिलेशनशिप्स, लॉट ऑफ बॉयफ्रेंड्स। एक बॉयफ्रेंड हुआ, दूसरा हो गया, फिर उसने छोड़ दिया। मतलब शी वाज गेटिंग बैडली, पीपल वर अब्यूजिंग हर बैड वे। तो दिस वाज वन ऑफ वेरी डिफिकल्ट केस टू ट्रीट। बट नाउ, लाइक विद मेडिकेशन शी इज डूइंग वेल। एंड अल्कोहल भी छोड़ दिया है उसने, एंड ड्रग यूज भी कम हो गया है। एंड तो सेल्फ हार्मिंग जो उसके जो बिहेवियर था, वो भी कम हो गया है। नाउ शी इज इन बेटर स्टेट ऑफ माइंड। ऑल्दो दिस इज लाइक अ वेरी डिफिकल्ट समथिंग टू ट्रीट। तो हो सकता है आगे कुछ दिक्कत हो उसको, when there is some issue with the relationship. So this is one of the things that I want to share. Like
डिफिकल्ट केस के हिसाब से। ओके। एंड दूसरा होता है कि ओसीडी वाले भी ज़्यादा मुश्किल होते हैं ट्रीट करने के लिए। तो अब लेडी केम विद उसके हाथ पूरे फूले हुए थे, तो शी वाज़ वॉशिंग द हैंड्स फॉर आवर्स आवर्स टुगेदर। हाथों में पानी जाके वो सूज गए थे, ओसीडी में वॉशिंग वाला होता है, तो ये भी बड़ा डिफिकल्ट, उसमें इचिस हो गए थे, रैश हो गए थे। समबडी वाज सेइंग कि आपको कोई छूने की बीमारी हो गई है, खुजली की बीमारी हो गई है। बीमारी हाथों में नहीं थी, बीमारी माइंड में थी। उसको फिर हमने ट्रीटमेंट दिया तो शी वाज़ एबल टू गेट बेटर, थोड़ा कम हो गया। तो इस तरह की बहुत सारे हैं इसमें। ओके। सर बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि अगर माइंड में कोई इलनेस होती है तो उनकी स्किन में वो रैशेस या पिंपल या किसी भी तरह का की स्किन रिएक्ट करने लगती है, ऐसे क्यों? हाँ, बिकॉज़ स्ट्रेस जो है ना, वो हमारे इम्यून सिस्टम से लिंक्ड है। आप स्ट्रेस में होंगे तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। सब कुछ लिंक्ड होता है थ्रू हार्मोन्स एंड वेरियस न्यूरोट्रांसमिटर्स। तो स्ट्रेसफुल टाइम में आपको पिंपल्स आ जाएँगे, थोड़ी स्किन खराब हो जाएगी, और स्ट्रेस कम होते ही आप ठीक हो जाओगे। तभी आप डीप ब्रीथिंग करो, योगा करो, कीप योर डाइट प्रॉपर, तो स्किन भी ग्लो करेगी, आपकी स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। तो ये लिंक्ड है ये। इट्स बिकॉज़ विद द इम्यून सिस्टम। स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो एक होता है हार्मोन कॉर्टिसोल, वो बहुत बढ़ जाता है, और कॉर्टिसोल लिंक होता है हमारे इम्यून सिस्टम से। इम्यून डिस्टर्ब होगा तो आपकी स्किन में रैश हो जाएँगे, पिंपल्स आ जाएँगे। इट इज़ फुल्ली लिंक्ड। बॉडी को ये कंपार्टमेंट नहीं है कि भई यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। एवरीथिंग इज़ मिक्स्ड करेक्ट। एंड द जूस इज़ फ्लोइंग। कर जूस जो ब्लड है वो सब जगह फ्लो कर रहा है, तो सब कुछ लिंक्ड है। ओके। तो सर अगर कोई मतलब हर जगह जैसे एक शहर उनको पसंद आ जाता है, वहाँ का खाना, वहाँ के सोशल लाइफ, एवरीथिंग, तो उसी को हम बोलते हैं कि हवा पानी सेट हो गया। हाँ, हाँ, बोल सकते हैं। बट वो चेंज करना चाहिए बीच-बीच में। अच्छा, हवा पानी चेंज होनी चाहिए। घूमना चाहिए ज़रा, ताकि थोड़ा रिलैक्स मिले हाँ। माइंड को। बहुत सारे लोग होते हैं सर जो अपने घर में ही बहुत सेफ और कंफर्टेबल फील करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हमको ट्रैवल करना है, हमको घर में नहीं रहना। हाँ। ये भी आई थिंक साइकोलॉजी का ही पार्ट है, आई गेस। दे इंडिविजुअल प्रेफरेंस होते हैं। कुछ लोग दे फील कंफर्ट इन देयर ओन होम्स। हाँ। यूजुअली इंट्रोवर्ट टाइप के लोग, जो लोगों से ज़्यादा मिक्स होने में पसंद नहीं करते हैं। बट दैट्स हाउ दे आर। उनको वहीं पे उनको एन्जॉयमेंट फील हो रहा है, अपने यहाँ बैठ के ना मूवी देखना, टीवी देखना, तो उनके लिए वो एन्जॉयमेंट है। बट सर ऐसा भी होता है कि एज के साथ इवॉल्व करता है इंसान। जैसे 20 से 30 साल की उम्र में एक इंसान ने इतनी पार्टी करी हो लाइफ में, इतने फ्रेंड्स मिले हों, इतना सोशल सर्कल हो, 30 साल के बाद आप बोल नहीं सकते कि ये वही इंसान है। अब उसको घर में मजा आ रहा है टीवी देखने में अपने में, तो वो इवॉल्व भी होता है हमारा माइंड पर्सनैलिटी, मैच्योर भी होता है, एंड थिंग्स दैट यू यूज्ड टू लाइक बिफोर वो शायद चेंज हो जाए। प्रायोरिटीज भी हाँ, चेंज होती है। जैसे बच्चे-वच्चे हो गए, फिर यू फाइंड योर एन्जॉयमेंट विद किड्स, विद योर फैमिली। हाँ। एक सिचुएशन आ जाता है कि वो एक पार्टी लाइफ थी, हाँ। अब ये फैमिली लाइफ है। मतलब अब ना इंसान पीस में हैप्पीनेस ढूंढ रहा है। हाँ, एक टाइम था जहाँ पे इंसान को वो तेज म्यूजिक और शोर शराबा और पार्टी का ही एक सेलिब्रेशन का मतलब उनके लिए होता था पार्टी। जी। अब सेलिब्रेशन का मतलब है हाउस पार्टी, पॉपकॉर्न खाओ, अच्छी म्यूजिक सुनो, अच्छा मूवी देखो। अगर 2-3 भी आपके फ्रेंड्स हैं और अगर लॉयल हैं और अगर अच्छे हैं तो यू फील वेरी प्रोटेक्टेड एंड सेफ विद देम। घर में बैठ के आप घंटों बात कर रहे हो, मनपसंद चीजें खा पी रहे हो, जी, एब्सोल्युटली। अपने मनपसंद वेब सीरीज को देख रहे हो, या बहुत बार होता है कि आप अपने दोस्तों के साथ वो पूरा मूवीज देखते हो जिस जो कम से कम 10 या 15 बार ऑलरेडी आप देख देख चुके हो, और आपको एक एक डायलॉग उस मूवी का याद है, लेकिन दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ वेरी डिफरेंट सेटिस्फैक्शन। वो भी थेरेपी है आपके लिए एक तरह से। योर इमोशंस आर लिंक्ड टू इट, सो यू फील बेटर कि यार वो डायलॉग आ गया, तो वो हमने वहाँ देखा था, तब ये डायलॉग था। इट गिव्स यू प्लेजर इन अ वे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, पर मिलता है कि हैप्पी हॉर्मोन्स भी सैटिस्फैक्शन। सकता है। जी, जी, मिलता है। जी। सो आई विश कि सर लोग हमारे इस पॉडकास्ट से समझें, इन्फॉर्मेशन लें कि बहुत हमारा जो माइंड है सर, मुझे लगता है बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। हाँ, लेकिन ये जो वायरिंग है हमें दिमाग की बिल्कुल सही रखनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी भी उस तरीके से फंक्शन करे, हमारा माइंड सिंक में रहे हमारे बॉडी के साथ और हर एक एस्पेक्ट हमारी लाइफ का बेटर बने। जी। तो बहुत मज़ा आया सर आपके साथ बात करके, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन साइकियाट्री के बारे में हमने जानी। यूजुअली लोग साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ। बट वो डिफरेंस भी आज क्लियर हुआ होगा। जी, जी, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर। एंड थैंक यू रोशनी, एंड थैंक यू टीम मेंबर्स। थैंक यू एम आई टू सर। से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बिल्कुल, किसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है वो भी बोल दीजिए। द एयर शो को सर। The Ear Show and Dr. Sharik Qureshi. I also have a YouTube channel, so वाओ, you can वंडरफुल। subscribe there as well. श्योर, तो डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द अयर शो। और आज साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर शारिक जी से हमने बात करी थी। ऐसे ही नए और कुछ इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। अभी फिलहाल के लिए बाय बाय। थैंक यू। Thank you.